हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराजा ऑडियो बुक्स चैनल पर। लीजिए दोस्तों, मैं पुनः हाजिर हूं आपके सामने सुरेंद्र मोहन पाठक जी के उपन्यास आखिरी मकसद के तीसरे एपिसोड को लेकर के। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक आखिरी मकसद एपिसोड नंबर 3। मैं फ्लैग स्टाफ रोड पहुंचा। कृष्ण बिहारी माथुर की कोठी पर एक निगाह पड़ते ही मुझे कबूल करना पड़ा कि मदान ने उसके बारे में गलत नहीं कहा था। वो भव्य विशाल कोठी जिसके सामने मैं उस घड़ी खड़ा था यकीनन किसी बादशाह के आवास के ही काबिल हो सकती थी। गरीब आदमी के लिए पैसा भगवान है, लेकिन दौलतमंद के लिए पैसे का रोल बड़ा सीमित होता है। दौलतमंद की जिंदगी में दौलत की एक ऐसी स्टेज आ जाती है जबकि बतौर दौलत वो यूजलेस शय बन जाती है। तब उसका कोई इस्तेमाल मुमकिन होता है तो यही कि उससे और दौलत कमाई जा सकती है। दौलतमंद को जरूर इस बात का अफसोस रहता होगा कि खुदा ने उसका 10 मुंह और 20 पेट क्यों न दिए। वो चांदी घोल के क्यों नहीं पी सकता, सोने का निवाला क्यों नहीं खा सकता, हीरे जवाहरात क्यों नहीं चबा सकता। शायद यही वजह है कि दौलतमंद आदमी अपनी दौलत का सबसे व्यापक और भोंडा प्रदर्शन इमारत बनाने और औलाद की शादी करने पर करता है। वल्गर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ का एक नमूना माथुर की कोठी की सूरत में उस वक्त मेरे सामने मौजूद था। कोठी 2 मंजिला थी और एक कोई 5000 गज के प्लाट के बीचों बीच ताजमहल की तरह खड़ी थी। आयरन गेट से कोठी तक पहुंचते ड्राइव वे के दाएं बाएं ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और मखमली घास थी। खूबसूरत फूल थे, फव्वारे थे और संगमरमर की प्रस्तर प्रतिमाएं थीं। दिल्ली शहर में उस ढंग से उतनी जगह में बनी दूसरी इमारत जरूर राष्ट्रपति भवन ही होगा। आयरन गेट पर खड़े सशस्त्र गोरखे को मैंने अपना परिचय दिया जैसा कि हुक्म हुआ था। आधे घंटे बाद मैं वहां फोन करके आया था और मेरी माथुर से मुलाकात की दरख्वास्त कबूल हो चुकी थी। चौकीदार ने मुझे भीतर दाखिल हो लेने दिया। एक वर्दीधारी नौकर को वहां तलब किया और मुझे उसके हवाले कर दिया। नौकर मुझे एक रेलवे प्लेटफार्म जितने बड़े ड्राइंग रूम में ले गया। आप यहाँ बैठिए, वह बड़े अदब से बोला। मैं भीतर खबर करता हूँ। मैंने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन मैंने बैठने का उपक्रम नहीं किया। नौकर वहां से विदा हो गया। मैं सोचने लगा, हालात बड़े उम्मीद अफजा थे। ये बड़ा सुखद संयोग था कि मर्डर वेपन का मालिक एक रईस आदमी निकला था। यूअर्स ट्रूली को कोई अतिरिक्त 4 पैसे हासिल होने की उम्मीद किसी रईस आदमी से ही हो सकती थी। कड़के से क्या हासिल होता? मुझे सिगरेट की तलब लग रही थी, लेकिन वहां कहीं एस्ट्रे न दिखाई दे रही होने की वजह से मुझे अपने पर जब्त करना पड़ रहा था। इतनी शानदार जगह पर सिगरेट की राख बिखराने की जरूरत आपके खादिम से नहीं हो रही थी। कुछ क्षण बाद वही पहले वाला नौकर ट्रे पर कोल्ड ड्रिंक का एक गिलास रख वापस लौटा। उसने ट्रे मुझे पेश की। मैंने गिलास उठा लिया और बोला, एस्ट्रे? उसने एक सोफे के सामने पड़ी शीशे की मेज की तरफ इशारा किया। वहां कांसे का बना एक हाथी पड़ा था। हाथी का हौदा एस्ट्रे की तरह इस्तेमाल होने के लिए बना था। तौबा, मैंने जिसे सजावटी मुजस्समा समझा था वो एस्ट्रे निकली थी। मैंने नायर साहब को खबर कर दी है, नौकर बोला। आगे वही आपसे बात करेंगे। नायर साहब कौन है? मैंने पूछा। साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। ओह, नौकर फिर वहां से रुखसत हो गया। कोल्ड ड्रिंक का गिलास मैंने हाथी नुमा एस्ट्रे वाली मेज पर रखा और उसके सामने एक सोफे पर ढेर हो गया। मैंने अपना डनहिल का पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगा लिया। सोफा किसी तजुर्बेकार कालगर्ल की आगोश जैसा आरामदेह था। मुझे डर लग रहा था कि उस पर बैठा बैठा कहीं मैं ऊँघने न लगूं। तभी वहां का भीतर की ओर एक दरवाजा खुला और भीतर एक सुंदर युवती ने कदम रखा। मैं हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। मेरे पर निगाह पड़ते ही लड़की थमक कर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एकाएक हैरानी और वदहवासी के भाव प्रकट हुए। कुछ क्षण वह मुझे मुंह बाए देखती रही। मैंने देखा कि वह मर्दों जैसी खुले गले की लंबी धारियों वाली कमीज और डेनिम की जीन्स
और जैकेट पहनी थी। जीन्स इतनी टाइट थी कि ऐसा लगता था जैसे टखनों से कमर तक जिस्म पर डेनिम की रंगत का स्प्रे पेंट हुआ था। उसकी कमीज के 3 बटन खुले थे, जिसकी वजह से उसके गले की मरमरी रंगत का मुझे बड़ा दिलकश नजारा हो रहा था। कमीज बड़ी बड़ी जेबों वाली थी और वक्ष के उभार जेबों में भरे लगते थे। काबू में आ जाए, मन ही मन घुटनों तक लार टपकाते हुए मैंने सोचा तो सबसे पहले जेब ही खाली करूं साली की। फिर उसके चेहरे के भाव बदले। मुझे लगा जैसे उसने चैन की गहरी सांस ली हो। मैंने देखा कि उसके बाल कटे हुए थे और मेकअप के नाम पर उसके होठों पर बहुत सलीके से चढ़ी हुई सिर्फ लाल लिपस्टिक दिखाई दे रही थी। हेलो देयर, वह मुस्कुराकर बोली। हेलो योरसेल्फ, मैं बड़े अदब से बोला। गेंद की तरफ फुदकती हुई वो मेरी तरफ बढ़ी। मैंने उसकी उम्र का अंदाज 20 के आसपास का लगाया। वह मेरे बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई तो एकाएक मेरे जेहन में बिजली सी कौंधी। वो वही लड़की थी जिसे मैंने शशिकांत की मेज की दराज से बरामद वीडियो कैसेट में देखा था। उस वक्त क्योंकि वो पूरी ढकी हुई थी इसलिए मुझे उसको पहचानने में वक्त लगा था। आखिर नंगी औरत में सूरत से कहीं बेहतर देखने लायक चीजें होती हैं। जरूर कोई मम्मी के वाकिफ हो, वह बोली, क्योंकि मैं तो तुम्हें जानती नहीं। मम्मी? मेरे मुंह से निकला। मेरे डैडी की बीबी मम्मी ही हुई ना मेरी, मिसेज माथुर, मिसेज सुधा माथुर। उसके स्वर में व्यंग का स्पष्ट पुट था। आप माथुर साहब की बेटी है? हाँ, पिंकी कहते हैं मुझे। मदान ने सुधा माथुर को अपनी बीवी से सिर्फ 4 साल बड़ी बताया था। इस लिहाज से वो पिंकी, वो स्वनाम धन्य बालिका सुधा माथुर की बेटी तो नहीं हो सकती थी। सौतेली माँ की बेटी हैं आप? मैं बोला, बेटी तो सगी माँ की ही होती है। मेरा मतलब है ये सुधा जी माथुर साहब की दूसरी बीवी हैं। हाँ, तुम सुधा से मिलने ही आए होगे, लेकिन वो तो इस वक्त घर पर होती नहीं। वजह? इंटीरियर डेकोरेटर जो है अपने एक्सटीरियर की डेकोरेशन की नुमाइश करने के लिए इंटीरियर डेकोरेशन का सजावटी धंधा पकड़ा हुआ है पट्टी ने। इतने रईस आदमी की बीवी ये धंधा पैसा कमाने के लिए नहीं करती, शौक की खातिर करती है, पास टाइम के लिए करती है और क्या, घर से अकेली निकलने का बहाना हासिल करने के लिए करती है। आई सी, इस वक्त कनॉट प्लेस में होगी, अपने ऑफिस में। आई मीन होगी तो होगी, वैसे नहीं भी होगी। मैं उनसे मिलने नहीं आया। सच? हाँ। वेल दैट्स गुड न्यूज। मुझे तो गुस्सा ही आने लगा था। किस बात पर? इसी बात पर, जो भी खूबसूरत सजीला नौजवान इस घर में कदम रखता है वो मम्मी से ही मिलने आया होता है, उसका क्लाइंट बनके, अपना इंटीरियर डेकोरेट कराने के लिए। ये खूबसूरत सजीला नौजवान आपने मुझे कहा? तुम्हें ही कहा, और कौन है यहाँ? फिर तो तारीफ का शुक्रिया। सिर्फ थोबड़ा ही खूबसूरत है या हरामी भी हो? वो तो मैं 1 नंबर का हूँ। और कमीने? फुल, खास दिल्ली वाली किस्म के। हाँ, और फंदेबाज मतलबी हरजाई, एक्सपोर्ट क्वालिटी का। फिर तो तुम्हारी मेरी निभ जाएगी हफ्ता 10 दिन, क्योंकि मैं खुद ऐसी ही हूँ। कैसी? हरजाई, कमीनी, फ्लर्ट और फ्रैंक साफगो। वो भी। नाम क्या है तुम्हारा? सुधीर। कुंभ राशि हो ना? हाँ, कुंभ राशि से मेरी खास पटती है, इसलिए तुम्हारे साथ हो सकता है हफ्ता 10 दिन की जगह महीना 2 महीना चल जाए। जहे नसीब। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो जो कुछ कह रही थी दिल से कह रही थी या महज अपनी हाजिर जवाबी को धार दे रही थी। आज मौसम बढ़िया है, वो बोली, चलो कहीं ड्राइव पर चलें। मेरे पास कार नहीं है, मैं खेदपूर्ण स्वर में बोला। नो प्रॉब्लम, मेरे पास हैं, कई हैं, लेकिन खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे हरामी दो। इस वक्त मेरा तुम्हारे डैडी से मिलना जरूरी है। मत मिलो, निहायत जरूरी है। सोच लो, ये मौका दोबारा हाथ नहीं आएगा। आएगा, जल्द आएगा। क्या मौका? दोबारा तुम्हारे से मुलाकात का। मिस्टर, सोच लो, नाउ और नेवर। शाम को कहाँ पाई जाती हो? शाम किसने देखी है? कहाँ पाई जाती हो?
मेरी सामे ऐसे अहमक के लिए नहीं है जिसको मेरे से ज्यादा जरूरी मेरे बाप से मिलना लगता हो। उसने जोर से पांव पटके और रोषपूर्ण स्वर में बोली, गुड बाय। ठहरो ठहरो, इरादा बदल रहे हो? वो ठिठक कर बोली, वो तो मुमकिन नहीं है, लेकिन एक बात का जवाब दो। किस बात का? अभी जब तुम्हारी पहली निगाह मेरे ऊपर पड़ी थी तो तुम चौंक क्यों गई थी? बदहवास क्यों हो गई थी? मैं तो नहीं चौंकी थी, मैं तो नहीं हुई थी बदहवास। क्या इसलिए क्योंकि मुझे शशि समझ बैठी थी? शशि? सिर्फ हेयर स्टाइल और मूछों का फर्क है। तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम किसी शशि को नहीं जानती? नहीं जानती। यूं आनन फानन बिना सोचे समझे जवाब मत दो। कम से कम ये तो पूछ लो कि मैं किस शशि की बात कर रहा हूँ, और नहीं तो उसका पूरा नाम तो पूछ लो। पूछ लिया, बोलो क्या है पूरा नाम? कौन है वो? पूरा नाम शशिकांत, घर मेटकॉफ रोड पर, राजेंद्र प्लेस में, नाइट क्लब। कुछ याद आया? नहीं। फिर तो अभी जो अपनी खूबियां बयान करके हटी हो उसमें एक खूबी और जोड़ लो। क्या? बड़ी ढीठ हो, सटअप और भुलक्कड़ भी। मादरजात अल्प नंगी होकर जिस मर्द को एंटरटेन कर रही थी उसे चंद दिन भी याद न रख सकी। क्या? मैंने सिर्फ 2 मिनट फिल्म देखी थी तो तुम्हारे सांचे में ढले नंगे जिस्म को देख मुझे गस आने लगा था। पूरी फिल्म देखता तो मेरी हालत अस्पताल जाने वाली हो जाती या शायद शमशान पहुंचने वाली। फिल्म? कैसी फिल्म? वीडियो फिल्म मेरे पास है, शाम को मिलना, दिखाऊंगा। कहाँ? जहां तुम कहो। फोन करना। कहाँ? 2511-265 पर। यह मेरा प्राइवेट नंबर है, इसे मैं ही उठाती हूँ। मैं नहीं उठाऊंगी तो कोई और भी नहीं उठाएगा। गुड। वो लंबे डग भरती वहां से विदा हो गई। मैं वापस सोफे पर बैठ गया। मैं अभी बैठा ही था कि वहां एक सूट बूट धारी साउथ इंडियन ने कदम रखा। उम्र में वो कोई 50 साल का था और इतना काला था कि चमड़ी की और बालों की रंगत में फर्क मुश्किल से ही मालूम होता था। उसकी आंखें तीखी थी और चेहरे पर बुद्धिमत्ता की छाप थी। हेलो, वह बोला। आई एम नायर। मैं मिस्टर माथुर का प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ। मैं सुधीर कोहली। मैं उठता हुआ बोला, आई नो। वेलकम मिस्टर कोहली। मिस्टर माथुर शूटिंग रेंज पर हैं। शूटिंग रेंज पर हैं? मैं सकपकाया, लेकिन मुझे तो यहाँ मिलने आने को कहा गया था। मिस्टर कोहली, वो मुस्कुराया, शूटिंग रेंज यही है। मिस्टर माथुर को जिस चीज की जरूरत होती है वो उनके लिए यही मुहैया की जाती है। वो चीज के पास नहीं जाते, चीज उनके पास आती है। कमाल है। शूटिंग रेंज यही कोठी के पिछवाड़े में है। आप उनके पास जाना चाहते हैं तो अभी चल सकते हैं, वरना अभी और इंतजार कीजिए। मैं और इंतजार नहीं करना चाहता, तो फिर तशरीफ लाइए। मैं उसके साथ चलता हुआ कोठी के पिछवाड़े में पहुंचा। वहां एक बहुत बड़ा उद्यान था जिसके बीच में स्विमिंग पूल था और जिसके आगे शूटिंग रेंज था। पिछवाड़े में पहुंचते ही शूटिंग की आवाज आने लगी थी। स्विमिंग पूल से पार हो जाने के बाद मुझे एक उम्रदराज आदमी दिखाई दिया जो कि राइफल से दूर टंगे टारगेट पर गोलियों से निशाना साध रहा था। मैंने देखा कि वो आदमी खड़ा होकर राइफल चलाने की जगह बैठकर ऐसा कर रहा था, और जिस कुर्सी पर वो बैठा था वो एक व्हील चेयर थी। मिस्टर माथुर अपाहिज हैं, नायर धीरे से बोला। 2 साल पहले लकवे के शिकार हो गए थे। दोनों टांगे बेकार हो गई हैं, बस कमर से ऊपर के ही अंग चलते हैं। ओह, फिर तो कहीं आते जाते तो क्या होंगे? बहुत कम आते जाते हैं, बहुत ही कम। तभी जब कहीं जाना इंतहाई जरूरी हो। कोई इलाज वगैरह? कोई इलाज नहीं। इंग्लैंड अमेरिका तक के डॉक्टर इन्हें लाइलाज घोषित कर चुके हैं। दैट्स टू बैड। हम पीछे से उनकी ओर बढ़े। मेरे देखते देखते माथुर ने राइफल से जितनी भी गोलियां चलाई वो तमाम की तमाम टारगेट से कहीं ना कहीं टकराई। निशाना खूब था उसका। हम करीब पहुंचे तो उसने राइफल रख दी। मैंने देखा कि अपाहिज होते हुए भी 60 साल की उम्र के लिहाज से उसकी तंदुरुस्ती बुरी नहीं थी। उसके चेहरे पर चमक थी और बाल उस उम्र में भी
आधे से ज्यादा काले थे। उसकी सूरत से यूं लगता था जैसे जिंदगी की हर देखने लायक चीज कई कई बार देख चुका था, और पहली बार देखने पर भी किसी चीज का उस पर कोई खास रौब गालिब नहीं हुआ था। इसे कहते हैं खालिस बड़ा आदमी, मैंने मन ही मन सोचा। सर, नायर ने आगे बढ़कर उसे बताया, मिस्टर कोहली हैज अराइव्ड। उसने पैनी निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैंने हाथ जोड़कर उसका अभिवादन किया। मेरे अभिवादन पर उसने कोई खास गौर फरमाया हो ऐसा न लगा। उसने अपने सेक्रेटरी को इशारा किया, जो कि फौरन लंबे डग भरता वहां से रुखसत हो गया। नायर बहुत दूर निकल गया तो वह मेरे से मुखातिब हुआ। यू आर ए प्राइवेट डिटेक्टिव? आई हैव दी ऑनर सर। मैंने बड़े अदब से बोला। यहाँ खड़े ही रहना पड़ेगा तुम्हें। उसकी व्हील चेयर के करीब एक छोटी सी टेबल पड़ी थी, जिस पर कारतूस के कुछ डिब्बे और 2 रिवाल्वरें रखी हुई थी। वो चाहता तो मुझे उस टेबल पर बैठने को कह सकता था, लेकिन वो भला क्यों चाहता? उसे मेरी असुविधा से क्या लेना देना था? आई डोंट माइंड सर, प्रत्यक्षता मैं बोला। या भीतर चलें? मेरे लिए तो एक ही बात है, आप जैसा मुनासिब समझें। आज मौसम बढ़िया है, आउटडोर के काबिल। यही ठीक है सर। यू श्योर यू डोंट माइंड कीप स्टैंडिंग? नॉट एट ऑल सर। सो नाइस ऑफ यू। वो एक क्षण ठटका और फिर बोला, तुम्हारा फोन आने और तुम्हारे यहाँ पहुँचने के बीच के वक्फे में हमने तुम्हारे बारे में तफ्तीश कराई है। कुछ अच्छा तो सुनने को नहीं मिला होगा सर? अच्छा ही सुनने को मिला है। काफी फेमस प्राइवेट डिटेक्टिव बताए जाते हो। नो, अंधों में काना राजा जैसी कुछ पूछ है तो सही सर मेरी दिल्ली शहर में। रिवॉल्वर की क्या बात है? पहले आप ये बताइए कि सीरियल नंबर D241436 वाली हाथी दांत की मूठ वाली 22 कैलिबर की रिवॉल्वर क्या वाकई आपकी मिल्कियत है तो सही? आपके पास है? तुम्हें मालूम तो नहीं है, हमें पहले नहीं मालूम था, लेकिन अब मालूम है। तुम्हारी पहली फोन कॉल के बाद हमने रिवॉल्वर को उसकी जगह पर चेक किया था, वो अपनी जगह पर मौजूद नहीं थी। सर, वो मर्डर वेपन है। क्या? उससे कत्ल हुआ है? किसका? वो तो मुझे नहीं मालूम। ये कैसे मालूम है कि कत्ल हुआ है? मुझे बताया गया है। किसने बताया है? साफ साफ बोलो, पहेलियां न बुझाओ। सर, बतौर प्राइवेट डिटेक्टिव मेरी खिदमत हासिल करने का ख्वाहिशमंद एक आदमी मेरे पास आया था। उसी ने मुझे सब कुछ बताया है और उसी के अधिकार में इस वक्त वो रिवॉल्वर है। नाम क्या है उसका? नाम बताना मेरे पेशे के उसूलों के खिलाफ है। वो हमारी रिवॉल्वर, जिसे वो शख्स मर्डर वेपन बताता है, उसके अधिकार में है। जी हाँ। वो चाहता क्या है? वो मुझे बिचौलिया बनाकर उस रिवॉल्वर के बदले में आपसे 4 पैसे खड़े करना चाहता है। 4 पैसे किस रकम को कहता है? 50,000 रुपयों को। और तुम? उसके स्वर में तिरस्कार का पुट आ गया। हमें ये राय देने आए हो कि ये रकम हम उसे सौंप दें? सर, मैं आपको ये राय देने आया हूं कि आप उसे कानी कौड़ी ना दे। वो सकपकाया। वो कुछ क्षण अपलक मुझे देखता रहा और फिर बदले स्वर में बोला, अच्छा, जी हाँ मिस्टर, अभी तुम कह रहे थे कि उस शख्स का नाम बताना तुम्हारे पेशे के उसूलों के खिलाफ है। अब उसके हितों के खिलाफ हमें राय देते वक्त कोई उसूल नहीं टूट रहा तुम्हारे पेशे का? मैं हड़बड़ाया। मैं उसे क्या बताता कि वो बात तो तब लागू होती जबकि ऐसी किसी क्लाइंट का अस्तित्व होता। वो सिर्फ प्रस्ताव है सर, मैं बोला। मेरा क्लाइंट वो अभी बन नहीं गया है और फिर मुझे उसकी बात की हकीकत को परखने का पूरा अख्तियार है। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट सर? उसने हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिलाया। तो एक क्षण बाद वह बोला, तुम समझते हो कि हमें उस शख्स को खातिर में नहीं लाना चाहिए? जी हाँ, मैं जोश भरे स्वर में बोला। सर, वो क्या है कि जाती तौर पर मैं ब्लैकमेलिंग के सख्त खिलाफ हूँ। ब्लैकमेलर की मांग तो सर जूते की तरह होती है, जो एक बार फटना शुरू हो जाए तो फटता ही चला जाता है। ब्लैकमेलर अपने शिकार के साथ एक बार जोंक बनकर चिपट जाता है तो मुकम्मल खून निचोड़कर ही मानता है, लेकिन जब रकम के बदले में रिवॉल्वर हमें वापस मिल जाएगी तो
ब्लैकमेलर रिवॉल्वर की तस्वीरें रख सकता है, उसके बैलिस्टिक मार्क्स का रिकॉर्ड रख सकता है, दस्तावेज के तौर पर अदला बदली की केस हिस्ट्री बनाकर अपने पास महफूज रख सकता है। वो सारे सिलसिले का कोई गवाह खड़ा कर सकता है। ओह, और फिर मुझे पूरा यकीन है कि आप जैसे उच्च कोटि के श्रीमंत का या उनके परिवार के किसी सदस्य का कत्ल जैसे जघन्य अपराध से कोई रिश्ता तो हो ही नहीं सकता। सच पूछिए तो मेरा ये यकीन ही मुझे आप तक लाया है, न कि आपके और ब्लैकमेलर के बीच बिचौलिया बनने का इरादा। दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू, वेरी नाइस ऑफ यू इंडीड। तुम तो बड़े कैरेक्टर वाले नौजवान मालूम होते हो। आपकी जर्रा नवाजी है सर जो आपने मुझे ऐसा समझा। तुम तो हमारे बहुत काम आ सकते हो। वी may नीड योर प्रोफेशनल सर्विसेज। आई विल बी ओनली टू ग्लैड टू बी ऑफ एनी सर्विस टू यू सर। लेकिन सवाल यह है कि उस रिवॉल्वर की बरामदगी के सिलसिले में हमारे लिए काम करना क्या तुम्हें मंजूर होगा? जी भाई, हमारा इंटरेस्ट तुम्हारे उस ब्लैकमेलर क्लाइंट के इंटरेस्ट से एन उलट जो है। ऐसा तब होगा सर जबकि रिवॉल्वर वाकई मर्डर वेपन, कत्ल का हथियार साबित हो। और फिर मैंने अभी कहा है कि वो मेरा क्लाइंट अभी बन नहीं गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा मतलब है वो रिवॉल्वर कैसे कत्ल का हथियार साबित हो सकती है या नहीं साबित हो सकती। सर इजाजत दें तो इस बाबत में आपसे एक आध सवाल करूं? करो। वो रिवॉल्वर यहाँ कहाँ रखी जाती थी? मेरी स्टडी में, कोठी के ग्राउंड फ्लोर पर। उसी के एक कोने में मेरी गन की कैबिनेट है जिसमें कई राइफलें, पिस्तौलें और रिवॉल्वरें हैं। उस कैबिनेट के एक दराज में ये रिवॉल्वर पड़ी होती थी। दराज को ताला कभी जरूरी नहीं समझा गया। यहाँ के नौकर चाकर खानदानी हैं, वफादार हैं, स्वामी भक्त हैं। आजकल चांदी का जूता मार के किसी का ईमान खराब कर देना क्या मुश्किल है। यहाँ यूं ईमान खो देने वाला नौकर कोई नहीं, हमारी गारंटी। आई सी, तब तो आपके फैमिली मेंबर्स की ही उस रिवॉल्वर तक पहुंच थी। 2 नॉन मेंबर्स की भी पहुंच थी उस तक। वो कौन हुए? एक हमारा प्राइवेट सेक्रेटरी नायर जिससे तुम अभी मिले हो, और दूसरा हमारा वकील। दोनों भरोसे के आदमी हैं। नायर तो जब से मैं अपाहिज हुआ हूँ हमारा हाथ पांव दिमाग सब कुछ है। यहीं रहते हैं नायर साहब। रहता अशोक विहार में है, लेकिन जरूरत पड़ने पर यहाँ भी रुक जाता है। अशोक विहार में कहाँ? उसने एक पता बताया जो कि मैंने नोट कर लिया। और वकील साहब? वो शालीमार बाग रहता है, लेकिन वो नायर की तरह रोज यहाँ नहीं होता। नायर तो 9 से 6 बजे तक लाजमी तौर पर यहाँ होता है। वकील तभी आता है जब या तो बुलाया जाए या फिर उसका शूटिंग की प्रैक्टिस का दिल कराए। वो भी आपकी तरह शूटिंग का शौक रखते हैं? हाँ, पक्का निशानेबाज है वो। क्रैक शॉट, सारी दिल्ली में नाम है। क्या नाम है उनका? पुनीत खैतान। जी, तुम्हारे जैसे ही खूबसूरत और होनहार नौजवान है। कारोबारी मशवरे के लिए तो हमारे पास फौज है वकीलों की, लेकिन खैतान मेरा पर्सनल लीगल एडवाइजर है। फैमिली मेंबर जैसा दर्जा है उसका यहाँ। खुशकिस्मत है पट्टा। मैं मन ही मन भुनभुनाया, हर जगह फिट है। आपकी फैमिली में कौन कौन है? प्रत्यक्षतः मैं बोला। मेरे अलावा मेरी बीवी सुधा है, नौजवान बेटी पिंकी है, और उससे कोई 10 साल बड़ा नौजवान बेटा मनोज है। वह एक क्षण ठिठका और फिर बोला, मिस्टर कोहली, जब तुम्हें हमने कॉन्फिडेंस में लिया है और तुम हमारे लिए काम भी करने वाले हो, तो एक बात हम तुमसे छुपाकर नहीं रखना चाहते। कौन सी बात? पिंकी की बात। लेकिन वादा करो कि इस बाबत तुम कहीं मुंह नहीं फाड़ोगे। मैं वादा करता हूँ। गुड। हमारे साथ वफादारी दिखाकर घाटे में नहीं रहोगे मिस्टर कोहली। हमारा काम करो, वो रिवॉल्वर हमें वापस दिलाओ। बतौर फीस हम तुम्हारी कल्पना से बाहरी रकम तुम्हें देंगे। कितनी? तुम्हारा वो ब्लैकमेलर क्लाइंट उस रिवॉल्वर के बदले में हमसे 50,000 रुपये हासिल करना चाहता है। कोहली, उसे 50,000 रुपये देने की जगह हम तुम्हें 1 लाख रुपया देना पसंद करेंगे। मेरा दिल जोर से धड़का। मेरा जी चाहा कि मैं वार्तालाप को वहीं विराम लगाकर
आंधी की तरह मंदिर मार्ग पहुंचूं और तूफान की तरह रिवॉल्वर लेकर वापस लौटूं। बड़ी मुश्किल से आपके खादिम ने अपने लालच पर जब्त किया। सर, मैं बोला, अगर वो रिवॉल्वर मर्डर वेपन निकला तो उसकी जगह पुलिस की कस्टडी होगी। उस सूरत में तुम्हारा काम ये साबित करना होगा, वह बोला, कि हमारा या हमारी फैमिली का किसी मर्डर से कोई लेना देना नहीं। आपको पूरा एतबार है इस बात का? वो खामोश हो गया। आप पिंकी की बाबत कुछ कहने जा रहे थे? हाँ, वो तनिक चिंतित भाव से बोला। सच पूछो तो वो हमारे एतबार को डगमगा रही है। जी, बहुत उच्छृंखल लड़की है। माँ बाप के हाथों से निकली हुई, जितनी उसकी उम्र है उससे 10 गुना ज्यादा गुल खिला चुकी है। शुरू से ही प्रॉब्लम चाइल्ड रही है। वो 10 साल की थी जबकि उसकी माँ मर गई थी। तब हम अपनी आज की हालत में नहीं थे और अपने कारोबार में बहुत मसरूफ रहते थे। पिंकी के लिए वक्त निकालते थे अपने बिजी बिजनेस शेड्यूल में से, लेकिन शायद वो काफ़ी नहीं होता था। गवर्नेंस थी उसके लिए, लेकिन वो उसके काबू में नहीं आती थी। 6 साल यूं ही कटे, फिर उसने बचपन की बेहुदा और काबिले एतराज हरकतें छोड़कर नौजवानी वाली बेहुदा और काबिले एतराज हरकतें शुरू कर दी। कहते शर्म आती है, लेकिन मौजूदा हालात में बताना जरूरी हो गया है कि जब वो 10वीं जमात में थी तो प्रेग्नेंट हो गई थी। बड़ी मुश्किल से हालात को काबू में किया। स्कूल छोड़ा दिया, घर पर ही उसकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम किया तो अपने से 3 गुना उम्र के टीचर पर ही डोरे डालने लगी। लेडी टीचर रखी तो उसे पीट कर भगा दिया। उस विकट स्थिति का हल शुभ चिंतकों ने ये सुझाया कि हम फिर से शादी कर लें। तब 26 साल का मनोज था और शादी शर्म की बात थी, लेकिन औलाद की खातिर शादी की। बीवी तकदीर से समझदार और फर्मा बरदार मिल गई। उसने हमारी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम माना और बड़े यत्न से पिंकी को काबू करना शुरू किया। वो कामयाब हुई किसी हद तक। अगले 2 साल बहुत ही चैन से गुजरे। हमें लगा कि पिंकी पर कोई नामुराद साया था जो टल गया था, लेकिन तकदीर की मार कि फिर हमें फालिज मार गया। हमारी उस दुश्वारी की घड़ी में बीवी की तवज्जो हमारी तरफ हुई तो बेटी फिर हाथों से निकल गई। इस बार और भी बड़ा गुल खिलाया, ड्रग एडिक्ट बन गई। गनीमत समझो कि जल्द पता लग गया। 2 महीने सैनिटोरियम में रखा। सुधर कर घर आई तो मरी माँ और अपाहिज बाप का सदका देकर वादा लिया कि फिर वो नशे का नाम नहीं लेगी। बदले में उसने शर्त लगाई कि उसकी आज़ादी में खलल न डाला जाए, उसकी ज़रूरतों पर अंकुश न लगाया जाए, उस पर जासूसी न कराई जाए और उसका मुकम्मल एतबार किया जाए। मजबूरन उसकी वे शर्त मानी। तब तक 19 से ऊपर की हो चुकी थी वो। उस उम्र में लड़की को बेड़ियां पहनाकर तो नहीं रखा जा सकता था ना। जी हाँ, वजह फरमाया आपने। बीवी राय देती थी कि शादी कर दें, लेकिन वो अपनी बला दूजे के सिर मरने जैसा काम होता। फिलहाल हमने यही उचित समझा कि हम भगवान से उसे सुबुद्धि देने की प्रार्थना करें और कुछ अरसा सिलसिला यूं ही चलता रहने दें। ठीक से चला सिलसिला? उसने अवसाद पूर्ण ढंग से इनकार में गर्दन हिलाई और फिर बोला, 4 महीने पहले अपनी 10 सहेलियों के साथ हफ्ते के लिए मुंबई गई। सहेलियां 8वें दिन लौट आई, पिंकी न लौटी। सहेलियों से पूछताछ की बिना पर मुंबई पड़ताल करवाई तो वो वहां थी ही नहीं। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, कुछ पता न चला। 20 दिन बाद किसी ने बताया कि उसने पिंकी को नेपाल में देखा था। फौरन मनोज को नेपाल जाने के लिए तैयार किया, लेकिन उसके रवाना होने से पहले ही वो घर लौट आई। पूरे 1 महीने बाद पूछने पर कुछ बताने को तैयार नहीं। पूछताछ को अपनी आज़ादी में खलल का दर्जा देने लगी। हमारे ऊपर इल्जाम लगाने लगी कि हम अपने वादे से फिर रहे थे। साथ ही यकीन दिलाने लगी कि उसने सैर करने के अलावा कोई बेजा हरकत नहीं की थी। बताकर सैर क्यों नहीं की? क्योंकि उसे अंदेशा था कि हम यूं अकेले सैर की इजाजत न देते। बहरहाल पिंकी घर लौट आई थी और हमारे पास खामोश रह जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। सब कुछ ठीक ठाक? कहाँ था ठीक ठाक? अभी पिछले ही महीने बीबी ने अंदेशा जाहिर किया कि वो शायद फिर नशा करने लगी थी, फिर ड्रग एडिक्ट बन गई थी। ओह, अब वो बड़ी हो गई थी तो चालाक भी हो गई थी।
ऐसी बातें छुपाकर रखने की कला जान गई थी। पूछे जाने पर साफ मुकर गई। रो रो कर चिल्ला चिल्लाकर आसमान सिर पर उठा लिया। हमें ही खामोश हो जाना पड़ा। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? फिलहाल तो उसे वॉच ही कर रहे हैं। आई सी। मिस्टर कोहली, तुम्हें पिंकी की केस हिस्ट्री से वाकिफ कराने का मकसद ये था कि उस रिवॉल्वर को लेकर अगर इस हाउस होल्ड में कोई बंदा कोई गुल खिला सकने में सक्षम था तो वो पिंकी थी। अगर आप उससे रिवॉल्वर की बाबत सीधे सवाल करें तो वो साफ मुकर जाएगी। रिवॉल्वर की कभी सूरत भी देखी होने से इनकार कर देगी। हम क्या जानते नहीं उसके कमबख्त मिजाज को? ऊपर से सालों साल झूठ बोलते रहने की वजह से झूठ बोलने का इतना तजुर्बा जो हो गया है उसे। उसकी आज़ादी बरकरार है। फिलहाल तो बरकरार है। फिलहाल तो जब जिसके साथ चाहती है आती जाती है। घर में किसी से भीगती है। क्या मतलब? सर, डज शी कन्फाइड इन एनीबॉडी? ओह दैट। देखो, हमारे से तो उसकी भरपूर कोशिश होती है कि वो न्यारी न्यारी ही रहे। भाई से भी कुछ यूं ही पेश आती है, सुधा से कुछ खुलती है, लेकिन उसका हमें कोई खास फायदा नहीं होता। क्यों? 3/4 बातें तो सुधा हमसे छुपा लेती है हमारी नाजुक तंदुरुस्ती की खातिर। फिर भी ये शक मिसेज माथुर ने आप पर जाहिर किया कि पिंकी शायद फिर नशा करने लगी थी। हाँ, ये गंभीर मसला जो था, ये भी वो छुपाती तो उसे बीबी और माँ दोनों के रोल में फेल माना जाता। आपके ख्याल से पिंकी कत्ल कर सकती है? वो प्रॉब्लम चाइल्ड है। बोला ना, शी इज नॉट ए नॉर्मल किड। वो कुछ भी कर सकती है। आपकी निगाह में कोई कैंडिडेट है जिसके कत्ल का वो इरादा कर सकती हो? अपने इरादे पर चाहे वो अमल ना कर पाई हो, लेकिन जिसकी वजह से उसने आपकी रिवॉल्वर चुराई हो? वह कुछ क्षण सोचता रहा। फिर उसने अपने पहले हौले हौले और फिर जोर जोर से इनकार में सिर हिलाया। आपके खादिम को उसका इनकार सरासर फर्जी लगा। एक बात आप समझते हैं ना सर? मैं बोला, अगर वो कत्ल की गुनाहगार निकली तो उसके गुनाह पर पर्दा डालना मेरे बूते से बाहर की बात होगा। इतनी मोटी फीस लेकर भी? जी हाँ, मैं दृढ़ स्वर में बोला। कत्ल के केस में पुलिस हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी रहती। वो मुजरिम को पकड़ने के लिए जमीन आसमान के कुलाबे मिला देती है। उनके सामने मेरे जैसा एक अदना प्राइवेट डिटेक्टिव। नेवर माइंड, आई अंडरस्टैंड योर लिमिटेशंस। तुम वही करो जो कर सकते हो। क्या? असलियत का पता लगाओ। मालूम करो कि पिंकी ने ऐसा वैसा तो कुछ नहीं कर डाला। मालूम करो, और पुलिस से पहले, किसी से भी पहले मालूम करो। उससे आपको क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। फॉर वार्नड इज फॉर आर्म्ड, यू नो। यस सर। फिर जहां पर्दा डालना होगा वो हम डालेंगे। जो बात तुम्हारे बूते से बाहर है वो जरूरी नहीं कि हमारे बूते से भी बाहर हो। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उस घड़ी वो छीण सा फालिज का मारा वृद्ध मुझे किसी फौलादी इंसान से कम न लगा। उसी घड़ी मुझे लगा कि पैसे के लालच में मैं कुछ ज्यादा ही पंगा लिए जा रहा था। मेरा एक क्लाइंट था जिसके लिए मैंने कातिल का पता लगाना था और उसे हर हाल में गिरफ्तार करवाना था। अब मैं दूसरा क्लाइंट पकड़ रहा था जो कातिल की खबर इसलिए चाहता था ताकि अगर वो उसके परिवार का कोई सदस्य निकले तो वो उसके गुनाह पर पर्दा डाल सके। मैं दोनों क्लाइंटों को कैसे राजी कर सकता था? ये तो चित भी मेरी पट भी मेरी जैसी बात होती, लेकिन वो पंगा लेना जरूरी भी तो था। मैंने खुद अपने आप को समझाया। मदान के लिए कातिल का पता लगाने की खातिर पूछताछ के लिए मेरा वहां पहुंचना और वहां से सहयोग हासिल करना जरूरी था। बाकी जो कुछ हो रहा था इत्तफाकिया हो रहा था। पिंकी कल शाम को कहाँ थी? प्रत्यक्षतः मैंने पूछा। क्या पता कहाँ थी? वो तिक्त स्वर में बोला, शाम को घर में थोड़ी ही टिकती है। कोई अंदाजा? तुम्हारा सवाल शाम के किसी खास वक्त की बाबत है। कह लीजिए कि 8:30 बजे के करीब। उस वक्त का तो हमें कतई कुछ नहीं पता कि वो कहाँ थी। आपके साहबजादे? उसका भी पता नहीं। वैसे अमूमन वो कहाँ पाए जाते हैं? भाई दिन भर तो वो मेरी कंपनी के आसफ अली रोड पर स्थित कारपोरेट ऑफिस में पाया जाता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो।
शाम को तफरीह के लिए कहाँ कहाँ जाता है मुझे नहीं मालूम। आपकी पत्नी सुधा यही थी कल शाम को, और आप? उसने घूर कर मेरी तरफ देखा। मैंने उसके घूरने की परवाह न की। हमने कहाँ जाना है भाई, हम तो यहीं होते हैं। पक्की बात? इसमें कच्ची पक्की वाली कौन सी बात हो गई? देखिए, क्लाइंट और प्राइवेट डिटेक्टिव का रिश्ता मरीज और डॉक्टर जैसा होता है। जैसे मरीज का डॉक्टर से कुछ छुपाना मरीज के लिए अहितकर साबित हो सकता है, वैसे ही आपका मेरे से कुछ छुपाना अहितकर साबित हो सकता है। आपके लिए, आपके परिवार के किसी सदस्य के लिए और मौजूदा केस के लिए। भाई, कहा ना हम यहीं थे कल शाम। आपकी बीवी आपके पास थी? सुधा यहीं थी, लेकिन अपने कमरे में थी। उसे अपने ऑफिस का कुछ काम था जो कि वो अपने कमरे में बैठी कर रही थी। उसका और आपका कमरा एक नहीं है जैसे पति पत्नी का होता है? नहीं, हमारे कमरे अगल बगल में हैं। मैं तत्काल फैसला न कर पाया कि शशिकांत की कोठी के ड्राइव वे में पाए गए व्हील चेयर के निशानों की बाबत मैं उससे दो टूक सवाल करूं या न करूं। फिर मैंने फिलहाल खामोश ही रहना जरूरी समझा। कल शाम आप यहाँ से बाहर कहीं गए थे? अपना पहले वाला सवाल ही मैंने दूसरे तरीके से पूछा। नहीं। अब आखिरी सवाल, आप शशिकांत को जानते हैं? कौन शशिकांत? कोई भी। आप इस नाम के किसी शख्स से वाकिफ हैं? नहीं। शशिकांत और नो शशिकांत। आप मेटकाफ रोड की 10 नंबर कोठी के किसी बासिंदे से वाकिफ हैं? नहीं। ना वाकफियत में भी आप कभी उस कोठी में गए हैं? व्हाट नॉनसेंस, वो झल्लाया। अरे जब हम वहाँ किसी को जानते ही नहीं तो वहाँ क्या हम झक मारने जाएंगे? आप वहाँ कभी नहीं गए? मैंने जिद की। नेवर सर, डू आई हैव योर सालम वर्ड फॉर इट? यस यू डू। थैंक यू सर। अब एक आखिरी बात, वो भी बोलो। प्राइवेट डिटेक्टिव को क्लाइंट से कोई ट्रेडिशनल रिटेनर मिलना होता है। अभी मिलता है। कोठी में जाकर नायर से 10,000 का चेक ले लो। थैंक यू सर, मैं आपको फिर रिपोर्ट करूंगा, बशर्ते कि। मैं जानबूझकर खामोश हो गया। क्या बशर्ते कि? वो बोला। आप तक पहुंचने में या आपसे फोन पर बात करने में मुझे पहले जैसी ही पाबंदियों और दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। ओह, तुम फिक्र न करो, तुम्हारी बाबत सबको खबर कर दी जाएगी। थैंक यू सर, गुड डे सर। माथुर की कोठी से निकलकर फ्लैग स्टाफ रोड पर किसी सवारी की तलाश में मैं पैदल चला जा रहा था कि मुझे एक हॉर्न की आवाज सुनाई दी। मैंने सर उठाया तो सड़क पर सिर्फ एक लाल मारुति कार दिखाई दी। तभी हॉर्न फिर बजा। मैं कार के करीब पहुंचा। कार पर चारों तरफ कुल जहान के स्टिकर लगे हुए थे। उसकी ड्राइविंग सीट पर पिंकी बैठी थी और बड़े तजुर्बेकार अंदाज से सिगरेट फूंक रही थी। मेरे से निगाह मिलते ही उसने सिगरेट फेंक दिया और बोली, आओ कार में बैठो। मैं कार का घेरा काटकर परली तरफ पहुंचा और उसके साथ कार में सवार हो गया। तब से यहीं हो? मैं हैरानी से बोला। हाँ, वो चिंतित भाव से बोली, तुम्हारे इंतजार में बैठी हूँ। क्यों? फिक्र जो लगा दी तुमने। वो फिल्म का क्या किस्सा है? बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले तुम कबूल करो कि तुम शशिकांत से वाकिफ हो। न सिर्फ वाकिफ हो, खूब अच्छी तरह से वाकिफ हो। इतनी अच्छी तरह से वाकिफ हो कि इंटीमेसी की तमाम हदें पार कर चुकी हो। उत्तर देने के स्थान पर उसने गाड़ी चला दी। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बोली। कोठी से थोड़ा दूर चलते हैं, यहाँ कोई नौकर चाकर देख लेगा। बड़ी दक्षता से कार चलाती हुई वह उसे राजपुर रोड पर ले आई। वहां उसने कार को किनारे लगाकर एक पेड़ की छांव में रोक दिया। अब बोलो क्या कहते हो? वह बोली, नहीं, पहले ये बताओ कि तुम चीज क्या हो। मैंने बताया। ओह, प्राइवेट डिटेक्टिव। जरूर डैडी ने मेरी वजह से ही बुलाया होगा तुम्हें। मैंने इनकार में सिर हिलाया। और काहे को जरूरत होगी उन्हें किसी प्राइवेट डिटेक्टिव की? कोई इंडस्ट्रियल मामला है, मोटी रकम के घोटाले का। झूठ बोल रहे हो? छोड़ो, शशिकांत की बात करो। क्या बात करूं? कबूल करो कि उसे खूब जानती हो। ओके, किया कबूल। उससे फिट हो। ये कैसे कहा? उस फिल्म की वजह से कहा। है भी कोई ऐसी फिल्म? है तो मुझे दिखाओ।
दिखा दूंगा, लेकिन और बातों में मुझे उलझाकर शशिकांत की बात न टालो। वो बात फिल्म से ज्यादा अहम है। बोलो, फिट हो उससे? फिट से क्या मतलब है तुम्हारा? उसके हाथ से चुग्गा चुगती हो? चुग्गा चुगती हूँ? क्या जुबान है ये भाई, मेरी समझ से तो बाहर है एकदम। फुल फंसी हुई हो उससे? मैंने सरल जुबान बोली। फुल नहीं, वो बड़ी सादगी से बोली, उतनी ही जितनी कि किसी से भी फंस सकती हूँ, तुम्हारे से भी। जहे नसीब, वो क्या होता है? पहले कोठी में भी ऐसा कुछ कहा था तुमने। मेरा मतलब है कि मेरी खुशकिस्मती, माई गुड फॉर्चून। ओह दैट। तुम्हें मालूम है कि वो मर चुका है? क्या? उसका कत्ल हो चुका है। एक्टिंग न करो, झूठ न बोलो, मुझे नादान बनकर न दिखाओ। लेकिन सुनो, कोठी में एकाएक मुझे देखकर तुम बदहवास इसलिए हो गई थी क्योंकि तुम सच में ही मुझे शशिकांत समझ बैठी थी। और तुम्हारी बदहवासी की असली वजह ये थी कि जिस आदमी की बाबत तुम जानती थी कि वो मर चुका था, वो एकाएक तुम्हारे सामने जिंदा कैसे आन खड़ा हुआ था। तुम्हारी जान में जान तभी आई थी जबकि तुम्हें यह एहसास हुआ था कि मैं शशिकांत नहीं था। अब बोलो कि मैं गलत कह रहा हूँ? तुम वाकई जासूस हो, किसी के अंतर मन में गहरा झांक लेने वाले मनोवैज्ञानिक भी। अब बोलो, कैसे है तुम्हें शशिकांत के कत्ल की खबर? सच बता दूं? हाँ, तुम पर एतवार करके। हाँ, मुझे मरवा तो नहीं दोगे? हरगिज नहीं। मैंने उसे अपनी आंखों से मरा हुआ देखा था। मेरा भी यही ख्याल था। तुम्हारी सूरत पर पहली बार निगाह पड़ते ही वाकई मेरे छक्के छूट गए थे। अब वो किस्सा खत्म करो। तो कल शाम तुम शशिकांत की कोठी पर गई थी? हाँ। किस वक्त? 8:30 के करीब। 2-4 मिनट आगे या पीछे? क्या देखा वहाँ? बताया तो, तफसील से बताओ। इसी कार पर मैं वहाँ पहुँची थी। कार को बाहर सड़क पर ही खड़ी करके मैं पैदल अंदर गई थी। बाहर का फाटक खुला था। हाँ, और कोठी का प्रवेश द्वार भी खुला था। कोठी में सन्नाटा था। मैंने उसे आवाज़ लगाई थी, कोई जवाब नहीं मिला था तो मैं ड्राइंग रूम पार करके उसकी स्टडी में पहुंची थी। वहाँ अपने टेबल के पीछे कुर्सी पर मरा पड़ा था। उसकी छाती में गोली का सुराख साफ दिखाई दे रहा था। फिर क्या? मेरे तो छक्के छूट गए थे। मैं तो फौरन यूं वहां से भागी थी जैसे भूत देख लिया हो। तुम्हें कैसे मालूम है कि वो तब मरा पड़ा था? तुमने उसकी कोई नब्ज वब्ज टटोली थी? मैं तो उसके पास भी नहीं फटकी थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो मरा पड़ा था। अब तुम कुछ भी कहो, लेकिन मुझे मौत की सूंघ लग रही थी उस जगह से। स्टडी में और क्या देखा था तुमने? कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि वहाँ ट्यूब जल रही थी, लेकिन दीवार पर लगा सजावटी वॉल लैंप टूटा हुआ था और शायद मेज पर रखा कलमदान उल्टा पड़ा था। बाहर कंपाउंड में रोशनी थी? नहीं। भीतर ड्राइंग रूम में तो अंधेरा सा ही था। शायद एक कोने में एक टेबल पर रखा एक टेबल लैंप जल रहा था वहाँ। दरअसल स्टडी की तरफ मेरी तवज्जो गई ही इसलिए थी कि क्योंकि वहाँ के खुले दरवाजे में से ट्यूबलाइट की रोशनी बाहर निकल रही थी। आई सी। अब एक बड़ा अहम सवाल, गई क्यों थी तुम वहाँ? ये मैं नहीं बता सकती। ये क्या बात हुई? ये कोई बात हुई? ये तो यूं हुआ कि पहले बांधा, फिर ताना, फिर खींचा और फिर खींच के छोड़ दिया कि जाओ बेटा लटके रहो। ये क्या जुबान बोलते हो तुम? बोलो, क्यों गई थी वहाँ? वजह मैं अपनी जुबान से नहीं बता सकती। तो वजह का अगर अंदाजा मैं लगाऊं तो उसकी बाबत कुछ हाँ या ना तो कर दोगी, या वो भी नहीं? क्या कहते हो? तुम ड्रग एडिक्ट हो। तुम ड्रग के चक्कर में उसके पास गई थी। वो गैस निकले गुब्बारे की तरह पिचक गई। बोलो, हाँ या ना? हाँ। दैट्स लाइक ए गुड गर्ल। किसी से कहना नहीं, खास तौर से डैडी से। नशेड़ियों का एतबार बड़ा बेएतबारा होता है। जब नशे की तलब लगती है तो दीवाने हो जाते हैं। नशे का इंतजाम ना हो तो उसे हासिल करने के लिए खून तक करने पर उतारू हो जाते हैं। तुम्ही ने तो नहीं कर डाला उसका खून? नहीं, पहले ही मरा पड़ा था। हाँ, बोला तो। अक्सर जाती रहती थी तुम वहाँ? पहली बार गई थी। पहले कभी ऐसी जरूरत पेश नहीं आई? नहीं। क्यों?
पहले उसकी राजेंद्रा प्लेस वाली क्लब जो चलती थी वहीं मेरा काम बन जाता था। क्लब पर ताला पड़ गया था तो फोन करने भर से काम चल जाता था। कल फोन पर काम नहीं बना, फोन लगा ही नहीं, तभी तो मैं वहां गई। तुम उसकी नाइट क्लब में भी आती जाती थी, इस लिहाज से तो तुम्हारी वाकफियत पुरानी हुई। वो खामोश रही, इतनी पुरानी हुई कि वीडियो कैमरे की शहादत में तुम उसके सामने अलफ नंगी पेश हो सकती थी। मुझे अभी भी यकीन नहीं कि ऐसी कोई फिल्म है। यानी कि तुम्हारा इनकार फिल्म के अस्तित्व की बाबत है, अपनी करतूत की बाबत नहीं। उसकी बाबत भी है। वो मर गया है। जहां कत्ल से मौत होती है वहां पुलिस पहुंचती है, जहां पुलिस पहुंचती है वहां की भरपूर तलाशी होती है। यूं तुम्हारी कोई ब्लू फिल्म मकतूल के यहाँ से बरामद होने पर कितनी जय जयकार हो सकती है तुम्हारी दिल्ली शहर में, कभी सोचा? वो फिल्म वो कंपित स्वर में बोली, नहीं बरामद होनी चाहिए। यानी मानती हो कि ऐसी फिल्म है? नहीं, लेकिन अगर है तो नहीं बरामद होनी चाहिए। नेक ख्वाहिशात से ही नेक काम नहीं होते मैडम। तुम कुछ करो ना। मैं करूं? आखिर डिटेक्टिव हो, वॉलंटियर नहीं। डैडी के लिए भी तो काम कर रहे हो, फीस लेके। मैं भी फीस दे दूंगी। क्या? जो तुम चाहो। जो मैं चाहूं? हाँ, मुकर न जाना। नहीं मुकरूंगी। डाउन पेमेंट अभी करो। कैसे? शीशा चढ़ाओ। उसने कार का अपनी ओर का और मैंने अपनी ओर का शीशा चढ़ाया। शीशे उस प्रकार के थे जिनमें से बाहर से भीतर नहीं झांका जा सकता था। मेरी तरफ देखो, मैं बोला। उसने घूमकर मेरी तरफ देखा। मैंने अपनी बाहें उसकी गर्दन के गिर्द डाल दी और उसे अपनी तरफ खींचा। अरे अरे, उसने तत्काल मुझे परे धकेला। चलती सड़क है, लेकिन चल कोई नहीं रहा। मैं बोला, सुनसान पड़ी है सड़क। अरे आते जाते का पता लगता है। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? सामने से सब दिखाई देता है। उसका भी इंतजाम हो सकता है। क्या? विंड स्क्रीन पर पानी का जेट छोड़ो और वाइपर चला दो। चेहरे पर असमंजस के भाव लिए उसने ऐसा किया। बस बस। उसने पानी और वाइपर दोनों बंद किए। अब सामने का शीशा धुंधला गया था। वाकई टॉप के हरामी हो, वो प्रशंसात्मक स्वर में बोली। तारीफ का शुक्रिया, मैं बोला। मैंने फिर उसे अपनी बाहों में दबोच लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। मेरे तजुर्बेकार हाथ उसके जिस्म की गोलाइयों पर दस्तक देने लगे। उसने कोई ऐतराज किया, काफी हद तक सहयोग दिया। सुधीर कोहली, मैंने मन ही मन अपनी पीठ थपथपाई। दी लक्की बास्टर्ड। मेरा फ्यूज उड़ने को हो गया तो मैंने उसे अपने से अलग किया। मारुति कार, मैं हाँफता हुआ बोला, इन कामों के हिसाब से नहीं बनी। मैं वापस जाके कोई बड़ी गाड़ी ले आती हूँ, वो स्वप्निल स्वर में बोली। गाड़ी फिर गाड़ी है तो किसी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ टीवी हो और वीडियो हो, ताकि तुम्हें एतबार दिलाया जा सके कि जैसी फिल्म का मैं जिक्र कर रहा था वैसी का अस्तित्व है। ऐसी जगह कहाँ? मेरा फ्लैट ग्रेटर कैलाश में। वो तो बहुत दूर है, वहां तो मैं इस वक्त नहीं जा सकती। क्यों? मैंने कहीं और जाना है। तुम्हारे कोठी से बाहर निकलने के इंतजार में पहले ही बहुत देर हो चुकी है। कहीं फिक्स के इंतजाम में जाना है? उसने उत्तर न दिया। तो फिर कैसे बात बने? मैं बोला। फिल्म कहाँ है? उसने पूछा। मेरे पास। मैंने कोट की जेब से निकालकर उसे कैसेट दिखाई। फिर क्या बात है? वह हर्षित स्वर में बोली। फिर तो फिल्म मुझे दे दो। मुझे जब फुर्सत लगेगी मैं घर पर ही इसे देख लूंगी। और मैं? तुम क्या? मैं कब देखूंगा? तुम तो देख ही चुके होंगे, तभी तो तुम्हें मालूम है कि इसमें क्या है। सिर्फ 2 मिनट, इससे ज्यादा ड्यूरेशन का तो ट्रेलर ही होता है। तुम देखना क्यों चाहते हो इसे? ट्रेलर से फिल्म का अंदाजा तो हो ही जाता है। देखो, मैंने जान जोखिम में डालकर ये फिल्म मौकाए वारदात से निकाली है। पुलिस को खबर लग जाए तो सीधे तिहाड़ में बोरिया बिस्तर हो। इस लिहाज से मुझे कम से कम ये देखने का मौका मिलना चाहिए कि तुम किन कारनामों में माहिर हो। वो मैं तुम्हें लाइव दिखा दूंगी। जहे नसीब, लेकिन फिल्म देखना फिर भी मेरे लिए जरूरी है। इसमें ऐसा कुछ और भी हो सकता है
जो कि शशिकांत के कत्ल के राज पर रोशनी डाल सकता हो। तो फिर क्या किया जाए? जिस काम से जा रही हो उससे फ्री होकर मेरे फ्लैट पर आ जाना। मुझे तो उस काम में ही रात पड़ जाएगी। क्या हर्ज है, मैं भी अंधेरा होने से पहले घर नहीं पहुंचने वाला। तुम ऐसा करो, 8 बजे का टाइम फिक्स कर लो। ठीक है, वो बोली। 8 बजे। अब तुम जाओगी कहाँ? मॉडल टाउन। बढ़िया, मुझे शक्ति नगर उतार देना। उतार दूंगी। अब जरा उतरकर शीशा साफ करो। शीशा? धुंधलाना ही जानते हो, साफ करना नहीं जानते। मैं विंड स्क्रीन की बात कर रही हूँ। बाहर कुछ दिखाई देगा तो चलाऊंगी ना। ओह ओह, उसने मुझे एक डस्टर थमा दिया। मैंने बाहर निकलकर विंड स्क्रीन साफ की और वापस कार में सवार हो गया। तत्काल उसने कार सड़क पर दौड़ा दी। अब जरा, मैं बोला, कल शाम की बात की ओर जरा तवज्जो दो। शशिकांत की कोठी में पक्की बात है कि कोई नहीं था? था तो कम से कम मुझे दिखाई नहीं दिया था। वो बोली। मैं सारी कोठी तो घूमी नहीं थी, मैं तो बस स्टडी और ड्राइंग रूम में गई थी। स्टडी के साथ अटैच्ड बाथरूम में भी नहीं झांका था? नहीं, जैसे तुम कहती हो कि तुम्हें वहां मौत की सूंघ लग गई थी, वैसे तुम्हें वहां किसी की मौजूदगी की सूंघ नहीं लगी थी? नहीं लगी थी, तभी तो कहती हूँ कि शायद वहां कोई था ही नहीं। या बाहर? बाहर कहाँ? कहीं भी? ड्राइववे पर, कंपाउंड में, बाहर सड़क पर कहीं कोई नहीं दिखाई दिया तुम्हें? वो खामोश रही। मैं ये बात जानने के लिए पूछ रहा हूँ कि क्या तुम्हारे वहां गए होने का राज खुल सकता है? क्या किसी ने तुम्हें कोठी में या उसके आसपास देखा हो सकता है? वह कुछ क्षण खामोश रही और फिर बहुत दबे स्वर में बोली, सुधीर बोलो। मैं आशापूर्ण स्वर में बोला, जब मैं बाहर आकर अपनी कार में बैठी थी और उसे यू टर्न देकर वापस लौटने लगी थी तो उसी वक्त मुझे सामने से आती एक टैक्सी दिखाई दी थी। सुधीर, उस टैक्सी में सुधा सवार थी। सुधा? तुम्हारी सौतेली माँ? हाँ। तुमने साफ पहचाना था उसे? हाँ, वो ही पिछली सीट पर बैठी थी और जैसे टैक्सी की रफ्तार घटने लगी थी उससे लगता था कि वो वहीं आ रही थी। अगर तुमने उसे देखा था तो उसने भी तुम्हें देखा होगा। शायद ना देखा हो। मेरी कार की हेडलाइट्स हाई बीम पर थी, जिससे कि सामने से आने वाले की आंखें चौंधिया जाती हैं और उसे ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसी ही हालत तुम्हारी नहीं थी? नहीं, टैक्सी की हेडलाइट्स हाई बीम पर नहीं थी। यानी कि हो सकता है कि उसने तुम्हें ना देखा हो तो पहचाना ना हो। हाँ, वो शशिकांत की कोठी पर ही गई थी। मैं ये देखने के लिए वहां नहीं रुकी थी, लेकिन और कहाँ गई होगी वो? तुम्हारी बनती कैसी है अपनी सौतेली माँ से? क्या बननी है सौतेली माँ से? वो वितृष्णापूर्ण स्वर में बोली। वो भी नौजवान सौतेली माँ? अब जो रिश्ता कायम हो गया है वो तो हो ही गया है। रिश्ते दिल से बनते हैं, खून से बनते हैं। ठीक कहा। पेश कैसे आती है तुम्हारी सौतेली माँ तुमसे? माँ मत करो, वो चिढ़ करके बोली। सुधा बोलो। पेश कैसे आती है सुधा तुम्हारे से? पुछ तो बहुत करती है, सच में ही मेरी माँ बन के दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि सब दिखावा है। दिखावा किस लिए? डैडी को खुश करने के लिए, उन्हें आदर्श और नेक वक्त बीवी बन के दिखाने के लिए। आई सी। उसके कैरेक्टर के बारे में कोई राय जाहिर करो। मैं क्या राय जाहिर करूं? तुम खुद सोचो। 60 साल उम्र के पति का फर्ज निभा सकने में नाकाम मर्द की हसीन नौजवान बीवी, जो कि उसकी व्हील चेयर्स के हत्थे से बंधी भी नहीं रहती, संन्यास धारण कर लेने की इच्छुक तो होगी नहीं। उसकी नवाजिशों का हकदार तलबगार कोई कैंडिडेट है तुम्हारी निगाह में? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती। यानी कि है? कहा ना, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती। नाम न लेना चाहने का एक मतलब ये भी हो सकता था कि नाम लेने लायक कोई नाम उसके जहन में था ही नहीं। उस लड़की पर मेरा एतबार कतई नहीं बैठ रहा था। कल शाम हत्या के वक्त के आसपास मेटकॉफ रोड पर सुधा माथुर की मौजूदगी की बात भी उसकी गढ़ी हुई हो सकती थी। उसकी एक एक बात साफ जाहिर करती थी कि वो अपनी सौतेली माँ को सख्त नापसंद करती थी। वो उसकी कल्पना एक चरित्रहीन, दौलत की दीवानी औरत के तौर पर करती थी, उससे खुंदक खाती थी और उसे
किसी जहमत में फंसाकर कोई निहायत भ्रष्ट किस्म का आत्मिक संतोष प्राप्त करना चाहती थी। सुधा से रात हो जाने तक मैंने उस बाबत खामोश रहना ही उचित समझा। पुनीत खेतान से बहुत कठिनाई से मेरी मुलाकात हो पाई। शक्ति नगर में स्थित अपने ऑफिस से वो आनन फानन कहीं कूच की तैयारी कर रहा था कि मैं वहां पहुंचा था। मैंने उसे अपना कार्ड दिया। मदान साहब ने फोन पर तुम्हारा जिक्र किया। वो कार्ड पर एक सरसरी निगाह डालकर उसे मेज पर एक ओर रखता हुआ बोला, मदान साहब से बात हो गई आपकी? मैं बोला, अभी हुई है। मैंने फौरन मेटकॉफ रोड पहुंचना है, इसलिए तुम अगर फिर कभी, यानी कि कत्ल की खबर आपको हो चुकी है? उसने शक पकाकर मेरी तरफ देखा। आप पुलिस के बुलावे पर मेटकॉफ रोड जा रहे हैं या अपने क्लाइंट की हिमायत के लिए उसके बुलावे पर? क्लाइंट के, आई मीन मदान साहब के बुलावे पर। कत्ल की बाबत कुछ मालूम तो अभी होगा नहीं आपको? अभी नहीं मालूम। फोन पर मदान साहब ने इतना ही कहा था कि शशिकांत का कत्ल हो गया था और मैं फौरन मेटकॉफ रोड पहुंचूं। फिर तो आप बैठ जाइए। कत्ल के बारे में कुछ जानकर जाएंगे तो आप और आपका क्लाइंट, जो कि मेरा भी क्लाइंट है, दोनों फायदे में रहेंगे। मदान साहब तुम्हारे भी क्लाइंट हैं? हाँ, उन्होंने मुझे शशिकांत के कातिल का पता लगाने का कार्यभार सौंपा है। आई सी। यहाँ क्यों आए? इसी काम से, अपनी इन्वेस्टिगेशन के संदर्भ में आपसे चंद सवाल करने। मेरा कत्ल से क्या लेना देना है? कत्ल से न सही, उस शख्स से तो लेना देना था जिसका कि कत्ल हुआ है। He was only a client, like any other client. Agreed. लेकिन इत्तेफाक से अपने कत्ल से थोड़ी देर पहले वो आपकी सोहबत में था। तुम क्या चाहते हो? पहले तो यही चाहता हूं कि बैठ जाइए और मुझे भी बैठने को कहिए। ठीक है। वह अपनी एग्जीक्यूटिव चेयर पर ढेर हो गया और बोला, प्लीज सिट डाउन, लेकिन ज्यादा वक्त न लगाना वरना साहब खफा हो जाएंगे। जब आप ये बताएंगे कि आप मेरी वजह से लेट हुए थे, खफा नहीं होंगे। ओके ओके, एज यू विश, थैंक यू, मैं बोला और मैंने ऑफिस में चारों ओर निगाह डाली। वो बहुत ही शानदार ऑफिस था। उसका वो निजी कक्ष ही नहीं, बाकी का सारा ऑफिस, जहाँ की 7-8 मुलाजिम काम कर रहे थे, भी उतना ही शानदार और सुसज्जित था। और उससे भी ज्यादा शानदार और सुसज्जित वो खुद था। आयु में वो 35 और 40 के बीच में कहीं था। फैशन पर उसकी हद से ज्यादा आस्था मालूम होती थी। वो निहायत शानदार सूट पहने था। उसके बाल आधुनिकतम स्टाइल से कटे हुए थे और बड़े करीने से सिर पर सजे हुए थे। आईब्रोज औरतों की तरह बनी हुई थी और चेहरे की थ्रेडिंग हुई थी। अपनी दाईं कलाई में वो भैंस के गले में बांधने वाली सांकल जितना मोटा आइडेंटिटी ब्रेसलेट पहने था। अपने बाएं हाथ की एक उंगली में वो नीलम की अंगूठी पहने था और कलाई पर कम से कम 50,000 रुपए कीमत की राडो की घड़ी बांधे था। कहने का तात्पर्य ये था कि वो सिर्फ रईस ही नहीं, रईस मिजाज भी था। कुछ पियोगे? वो बोला। सिगरेट। मैंने जेब से अपना डनहिल का पैकेट निकाला। बस, और कुछ फिर कभी, यूं टाइम बचेगा। मैंने एक सिगरेट उसे दिया और एक खुद लिया। उसने जेब से सोने का सिगरेट लाइटर निकालकर दोनों सिगरेट सुलगाए। सूट। फिर वो बोला। प्रत्युत्तर में सबसे पहले मैंने संक्षेप में उसके सामने वारदात का और मौकाए वारदात का खाका खींचा। वो बोला, कल आप वहां किस सिलसिले में गए थे? मैंने पूछा। भाई, क्लाइंट ने बुलाया था सो गया था, और सिलसिला क्या होना था? किस सिलसिले में बुलाया था? यही बिजनेस डिस्कशंस। कितने बजे पहुंचे थे आप? 6:05 पर। 6 बजे की अपॉइंटमेंट थी, 5 मिनट लेट हो गया था। तब मूड कैसा था आपके मेजबान का? अच्छा नहीं था, खराब था। खराब मूड से मेरे पहुंचते ही नवाज किया था उसने मुझे। वो तनिक हंसा। कैसे? मैंने पूछा। इसी बात पर गले पड़ने की कोशिश करने लगा कि मैं 5 मिनट लेट क्यों आया था। पहले तो मैंने बात को ये कहकर टालने की कोशिश की कि उसकी घड़ी गलत होगी,
लेकिन वो बोला कि पीछे वाल कैबिनेट पर पड़ी एटलस के सूरत वाली उसकी घड़ी गलत हो ही नहीं सकती थी। 5 मिनट की देरी के लिए 10 बार सॉरी कहलवाकर पट्टे ने जान छोड़ी। आई सी, किसी और बात को भी लेकर आप दोनों में तकरार हुई थी? उसने घूर के मुझे देखा। किन्हीं कागजात के मामले को लेकर? अपलक उसकी निगाह से निगाह मिलाए मैं बोला, तुम्हें कैसे मालूम? वो बोला। फिर तत्काल उसने जोड़ा, ओहो, तो उस लड़की से तुम्हारी बात हो चुकी है, उसी ने बताया होगा। किसने? उसकी सेल्फ अपॉइंटेड हाउसकीपर सुजाता मेहरा ने। उसी ने बताया था। बेचारी से बहुत बुरी तरह पेश आया था शशिकांत। मेरे सामने ही मिट्टी झाड़ के रख दी उसकी। इतनी सी बात पर काटने को दौड़ रहा था उसे कि उसका बॉयफ्रेंड उसे डेट पर ले जाने के लिए वहां क्यों आ रहा था। इतना जलील नहीं करना चाहिए किसी को, और वो भी किसी के सामने। मैं वहां मौजूद ना होता तो लड़की शायद उसकी बकबक झेल भी लेती। मेरे सामने नहीं बर्दाश्त हुई उसे अपनी जिल्लत। कोठी की चाबी मुंह पर मार के गई वो वहां से। शशिकांत पर इस बात का क्या असर हुआ? कुछ भी नहीं। वो कितने बजे गई थी? पूरे 7 बजे। उसका बॉयफ्रेंड डिसूजा जो वहां आने वाला था और उस फसाद की जड़ था, वहां आया था। हाँ, 7:15 बजे आया था वो वहां। शशिकांत तो उस पर भी फट पड़ा था कि उसने उसके घर में घुसने की जुर्रत कैसे की थी, जबकि घर में वो घुसा ही नहीं था। वो तो बेचारा दरवाजे पर ही खड़ा सुजाता के बारे में पूछ रहा था। शशिकांत गरजने लगा कि वो कंपाउंड में भी क्यों दाखिल हुआ। बोला, दफा हो जा वरना गोली मार दूंगा। बेचारे की शक्ल देखने वाली थी। तब मैंने ही उसे कहा था कि सुजाता को एकाएक वहां से चले जाना पड़ा था और वो जरूर उसके इंतजार में बाहर सड़क पर या करीब के बस स्टैंड पर ही कहीं होगी। वो फौरन वहां से चला गया था। आई सी। बहरहाल बात किन्हीं कागजात के मसले को लेकर आपकी और मरने वाले की तकरार की हो रही थी। वो मसला कुछ भी नहीं था। वो पहले से ही बेहद उखड़े हुए मूड में ना होता तो सवाल ही नहीं था तकरार का। थे क्या वो कागजात? उसकी राजेंद्र प्लेस में जो नाइट क्लब है और जो आजकल बंद है, उसके खुलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इस मुद्दे पर अपने क्लाइंट की तरफ से मैं कई बार लेफ्टिनेंट गवर्नर और पुलिस कमिश्नर से मिला हूँ। उम्मीद थी कि क्लब को कुछ दिनों में फिर से खोलने की इजाजत मिल जाने वाली थी। दोबारा क्लब खुलने से पहले शशिकांत उसकी रेनोवेशन कराना चाहता था और इस काम के लिए एक इंटीरियर डेकोरेटर की खिदमत हासिल की गई थी। किसकी? इंटीरियर डेकोरेटर की, आंतरिक साज सज्जा विशेषज्ञ की। आई मीन कौन से इंटीरियर डेकोरेटर की? वो क्या है कि मेरे एक और क्लाइंट हैं, उनकी मिसेज इस शहर की फेमस इंटीरियर डेकोरेटर है। वो ही सुधा माथुर। उसने हैरानी से मेरी ओर देखा। से यस और नो, मैं तनिक शुष्क स्वर में बोला। ड्रामेटिक इफेक्ट्स लेटर, यू आर इन ए हरी, रिमेम्बर। हाँ वही। वो तनिक हकबकाया सा बोला। मिसेज सुधा माथुर ही नाइट क्लब की रेनोवेशन का प्लान तैयार कर रही थी। आगे प्लान के स्केच वगैरह और प्रपोजल के सारे कागजात कल शशिकांत को दिखाए जाने का मेरा वादा था, लेकिन किन्हीं वजह से कागजात वक्त पर तैयार नहीं ही हो सके थे। एक आध दिन की अतिरिक्त देरी का मसला था, लेकिन वो देरी को यूं उछाल रहा था जैसे अगले रोज प्रलय आ जाने वाली थी। बात नाजायज थी, गैर जरूरी थी, इसलिए मैं भी ताव खा गया था। नतीजतन पहले बात तकरार तक पहुंची और फिर तकरार झगड़े तक। उस घड़ी इतना अनरीजनेबल हो उठा शशिकांत, कहने लगा कि कैलेंडर की तारीख बदलने से पहले अगर वो कागजात उस तक न पहुंचे, जो कि नामुमकिन था, तो प्रपोजल को कैंसिल समझा जाए। यानी कि वो अगले रोज तक भी इंतजार करने को तैयार नहीं था। बाद में तो माहौल को शांत भी हो गया था और मैंने उसे नए सिरे से समझाया था कि आज ही होने वाला काम वो नहीं था और उससे दरख्वास्त की थी कि कम से कम 24 घंटे की तो मोहलत दे। लेकिन उसने तो ऐसी जिद पकड़ ली थी कि वो टस से मस ना हुआ। आखिरकार अपना सा मुंह लेके मैं वहां से लौट आया। कितने बजे रुखसत हुए थे आप मकतूल की कोठी से? 8 बजने वाले थे, 10 एक मिनट रहे होंगे बाकी।
यानी कि 7:50 पर। हाँ, वहां से कहाँ गए आप? डिफेंस कॉलोनी। वहां कहाँ? वहां अब्बा नाम का एक डिस्कोथेक है जहां की मैं तफरीह के लिए अक्सर जाता हूँ। आई सी। मेटकाफ रोड से रवाना हुए तो सीधे वहीं पहुंचे आप? नहीं, सीधा तो नहीं पहुंचा था, रुका तो था मैं रास्ते में एक जगह। कहाँ? दिल्ली गेट पेट्रोल पंप पर। पेट्रोल पंप पर? पेट्रोल पंप तो आजकल 7 बजे बंद हो जाते हैं। हाँ, लेकिन ये सिलसिला अभी नया नया ही शुरू हुआ है ना, इसलिए मुझे अक्सर भूल जाता है। ऊपर से पंप के ऑफिस में रोशनी थी। मैंने सोचा पंप वाले कोई कनस्तरों में पेट्रोल रखकर बैठे रहते होंगे और ब्लैक में बेचते होंगे। इसी चक्कर में मैंने गाड़ी वहां ले जा खड़ी की थी। पेट्रोल बहुत कम था आपकी गाड़ी में? नहीं, कम तो नहीं था गुजारे लायक। दरअसल पंप पर जाने की एक और भी वजह थी। और क्या वजह थी? मैं एक फोन कॉल करना चाहता था उस पंप से, क्योंकि मैं रेगुलर पेट्रोल डलवाता हूँ, इसलिए वहां लोग मुझे पहचानते हैं। फोन किसे करना चाहते थे आप? सुधा माथुर को। वो क्या है? शशिकांत से जो गर्मा गर्मी हुई थी वो मुझे परेशान कर रही थी। वो भले ही बहुत अनरीजनेबल हो उठा था, लेकिन मुझे भी ये नहीं भूलना चाहिए था कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। तब मुझे लगा था कि प्रपोजल कैंसिल ना हो, इसके लिए मुझे कोई जुगाड़ करना चाहिए था। आखिर उसने आधी रात तक का तो वक्त दिया ही था। ऑन द रोड मुझे ये ख्याल आया था कि उस पेचीदा मसले पर मुझे सुधा माथुर से बात करनी चाहिए थी, जो कि आपने की पंप से टेलीफोन करके। हाँ, मुझे उम्मीद थी कि जैसा शशिकांत मेरे से भड़का था वैसा शायद वो सुधा से न भड़कता। सुधा उससे बात करती तो शायद वो अपनी रात 12 बजे तक की डेडलाइन में कोई ढील दे देता या उसे खारिज ही कर देता। आई सी। मैंने सुधा से इस बाबत बात की तो उसने बताया कि वो उस प्रपोजल के कागजात को ऑफिस से घर ले आई थी और घर पर भी वो उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, लेकिन कागजात मुकम्मल होने में अभी बहुत काम बाकी था। तब मैंने उससे प्रार्थना की थी कि वो आधे अधूरे कागजात ही जाके शशिकांत को दिखा आए। मैंने कहा कि शशिकांत को कौन सा पता लगने वाला था कि कागजात आधे अधूरे थे। उसने कबूल किया यूं अधूरे कागजात को लेके शशिकांत की कोठी पर जाना? हाँ किया, थोड़ी टाल मटोल की, लेकिन किया। वो गई वहां। जब हामी भरी थी तो गई ही होगी। आपने दरियाफ्त नहीं किया? मौका नहीं लगा। वो क्या है कि रात को मैं 1-1:30 बजे घर पहुंचता हूँ, इसलिए सुबह देर से सो के उठता हूँ। यहाँ ऑफिस में मैं दोपहर के बाद ही पहुंच पाता हूँ। आज आते ही काम काज में मसरूफ हो गया। फिर जब सुधा को फोन करने की फुर्सत लगी तो मदान का फोन आ गया। और फिर अब कीजिए। क्या? सुधा को फोन? उसने फोन अपनी तरफ घसीटा और एक नंबर डायल किया। बिजी मिल रहा है। कुछ क्षण बाद वह बोला, जाने दीजिए। उसने फोन वापस क्रेडल पर रख दिया। सुधा से आपकी कितने बजे बात हुई थी? मैंने सवाल किया। भाई, अब घड़ी तो देखी नहीं थी मैंने। अंदाजन बताइए। अंदाजन? वो सोचने लगा। देखो, मेटकाफ रोड से दिल्ली गेट का कोई 10-12 मिनट का रास्ता है। 7:50 पर मैं शशिकांत की कोठी से निकला था। इस लिहाज से 8:05 और 8:10 के बीच मेरी बात हुई होगी सुधा से। पेट्रोल पंप से आप सीधे डिफेंस कॉलोनी गए? हाँ। अब्बा में कब पहुंचे? 8:30 बजे। यानी कि जिस वक्त मेटकाफ रोड पर शशिकांत का कत्ल हो रहा था, एन उस वक्त आप अब्बा में दाखिल हो रहे थे। कत्ल 8:30 बजे हुआ था। 8:28 पर। हालात का इशारा तो इसी तरफ है। बाकी आप वहां मौकाए वारदात पर जा ही रहे हैं। ओह यस। वो तत्काल उठ खड़ा हुआ। तो मैं चलूं? जरूर, मैं आपसे फिर मिलूंगा। एनी टाइम। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। कनॉट प्लेस में सुधा माथुर का ऑफिस सुपर बाजार के एन सामने की एक इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर था। ऑफिस क्या था, इंटीरियर डेकोरेशन के आधुनिक कारोबार की दस्तावेज था। राजू भैया के ले जाए देश भले ही 21वीं सदी में नहीं पहुंचा था,
वो ऑफिस यकीनन पहुंच भी चुका था। बाहरी ऑफिस में दो सुंदरियां और एक सुंदर लाल बैठा था। सुंदर लाल को नजरअंदाज करके एक सुंदरी को मैंने अपना विजिटिंग कार्ड थमाया और सुधा माथुर से मिलने की इच्छा व्यक्त की। उसके जरिए मेरा कार्ड भीतर ऑफिस में पहुंच गया और 2 मिनट बाद कार्ड के पीछे पीछे मैं भी भीतरी ऑफिस में पहुंचा दिया गया। भीतरी ऑफिस पहले से भी ज्यादा शानदार था। जहां की सुधा माथुर बैठी थी, मैंने उसका अभिवादन किया और उसके इशारे पर उसके सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। मैंने आंख भरकर उसकी तरफ देखा। अपनी बहन मधु से 4 साल बड़ी होने के बावजूद खूबसूरती और आकर्षण में वो उससे किसी कदर भी कम न थी। उल्टे कैरियर वुमेन होने की वजह से उसके चेहरे पर एक बहुत सजती सी गंभीरता थी और खानदानी रईस की बीवी होने की वजह से हाव भाव में एक सजती सी शाइस्तगी थी। मिस्टर कोहली, वो बड़े सरल स्वर में बोली, आपकी शक्ल किसी से बहुत मिलती है, बहुत ही ज्यादा मिलती है। और आपकी आवाज, मैं मन ही मन बोला, 2 माँ जाई बहनों की सूरतें मिलती हो ऐसा मैंने आम देखा था, लेकिन 2 बहनों की आवाज मिलती हो ऐसा मेरे सामने पहली बार हो रहा था। सुधा की आवाज एन मधु जैसी थी, अलबत्ता अंदाजे बयां में फर्क था। सुधा का लहजा कुछ कुछ अंग्रेजियत लिए हुए था और वह धारा प्रवाह बोलती थी, जबकि मधु के लहजे से लगता था जैसे उसे अंग्रेजी आती ही नहीं थी और वो फिक्रों के टुकड़े कर करके बोलती थी। हद से ज्यादा मिलती है, वो कह रही थी। एन एक ही सूरत वाले 2 आदमी कभी होते थे दिल्ली शहर में। मैं मुस्कुराकर बोला, अब एक ही है, मैं अकेला, यूअर्स ट्रूली दी ओनली वन। क्या मतलब? मैंने मतलब समझाया, उसे शशिकांत के कत्ल की खबर सुनाई। वह हकबकाई सी मेरा मुंह देखने लगी। हालात ऐसे पैदा हो गए हैं मैडम, मैं बोला, कि शशिकांत के कत्ल में आपकी फैमिली के किसी मेंबर का दखल निकल सकता है। क्या ऐसा कोई दखल है या नहीं, इसी बात की तस्दीक के लिए आपके हस्बैंड ने मुझे रिटेन किया है। मेरे माथुर साहब ने? जी हाँ, लेकिन बराए मेहरबानी ये बात अपने तक ही रखिएगा, वो ही ऐसा चाहते हैं। कब रिटेन किया? कुछ ही घंटे पहले, जबकि मैं फ्लैग स्टाफ रोड पर उनसे मिलने आपकी कोठी पर गया था। वो उन्होंने कबूल किया आपसे मिलना? बिल्कुल किया। मुलाकात के सबूत के तौर पर ये देखिए रिटेनर का चेक। मैंने उसे 10,000 की अग्रिम धनराशि का चेक दिखाया। कमाल है, वो बोली, आप कल शाम मकतूल की कोठी पर गई थी? किसने कहा? वो तत्काल बोली, आप गई थी? नहीं, लेकिन आपने तो फोन पर पुनीत खेतान से वादा किया था कि आप प्रपोजल के कागजात, जो कि मुकम्मल भी नहीं थे, लेकर मेटकॉफ रोड शशिकांत की कोठी पर जाएंगी। आप खेतान से मिल भी आए? जी हाँ, तभी तो मुझे इस बात की खबर है। मैंने फोन पर हामी जरूर भर दी थी, लेकिन असल में जा नहीं सकी थी। वजह, माथुर साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, उनके पास मेरी हाजिरी जरूरी थी। ऐसा आपने फोन पर ही कहा होता खेतान को, तब मेरा ख्याल था कि मैं जा सकूंगी, लेकिन बाद में हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि बस नहीं ही गई मैं। यही जवाब आप पुलिस को भी देंगी? पर पुलिस, जो कि देर सवेर पहुंचेगी ही आपके पास, वो किस लिए? जिस लिए मैं आपके पास पहुंचा हूं। अब जब मेरे सामने आपका ये जवाब नहीं चल पा रहा, तो उनके सामने कैसे चलेगा? मैं तो आपकी तरफ हूं, पुलिस तो नहीं होगी आपकी तरफ। आप तो मुझे डरा रहे हैं। मेरे सामने डर लीजिए सुधा जी, निडर होके डर लीजिए। मेरे सामने डरेंगी तो अपने डर से निजात पाने का कोई जरिया सोचने की तरफ आपकी तवज्जो जाएगी। कहना क्या चाहते हैं आप? मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, आपके हाँ कहने से हाँ हो गई? सिर्फ मेरे कहने से नहीं हो गई, लेकिन उस चश्मदीद गवाह के कहने से हो जाएगी, जिसने कल शाम आपको एक टैक्सी पर मेटकाफ रोड पहुंचते देखा था। उसके चेहरे की रंगत बदली। मुझे लगता है, मैं सहज स्वर में बोला, कि शशिकांत के कत्ल की बात सुनकर आपने ये फैसला किया है कि आपका उससे कोई वास्ता स्थापित हो। अगर वो जिंदा होता तो शायद आप ये झूठ बोलना जरूरी न समझती।
मेरा उसके कत्ल से कुछ लेना देना नहीं। अगर ऐसा है तो आप झूठ क्यों बोल रही हैं? उसी वजह से जो आपने अभी बयान की। हकीकतन आप वहां गई थी। मिस्टर कोहली, जब आप हमारी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं तो क्या मैं ये उम्मीद रखूं कि मेरे से हासिल जानकारी का आप कोई बेजा इस्तेमाल नहीं करेंगे? आप उसे हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करने की कोई कोशिश नहीं करेंगे, बशर्ते कि वो जानकारी इतनी विस्फोटक ना हो कि आप ये कहें कि आपने ही उसका कत्ल किया है। मैंने उसकी सूरत भी नहीं देखी। गई तो थी ना आप वहां? मेटकॉफ रोड पर किसने देखा था मुझे? मैं केवल मुस्कुराया। छुपाना बेकार है मिस्टर कोहली, वो तनिक अप्रसन्न स्वर में बोली, क्योंकि जब एक जना दूसरे को देखता है तो दूसरा जना भी पहले को देखता है। यानी कि आपने भी पिंकी को वहां देखा था? हाँ, उसकी हेडलाइट्स मेरी आंखों को चौंधिया रही थी, लेकिन फिर भी मैंने उसे साफ पहचाना था। उसकी बड़ी पहचान तो उसकी लाल मारुति ही है, जिस पर उसने 100 तरह के स्टिकर लगाए हुए हैं। ये बात नहीं सूझी थी उसे। वो अपनी हेडलाइट्स की हाई बीम को ही अपना खास प्रोटेक्शन समझ रही थी। वो खामोश रही। यानी कि आप कबूल करती हैं कि आप वहां गई थी? उसने सहमति में सिर हिलाया। टैक्सी पर किस लिए? अपनी प्रोटेक्शन के लिए। जी, रात के वक्त मैं आदमी के घर जाना नहीं चाहती थी। पुनीत खेतान की अपील पर मैं वहां जा रही थी। उस आदमी की शहर में जो रिप्यूट है उससे मैं नावाकिफ नहीं, इसलिए मैं अपने वाकिफकार टैक्सी ड्राइवर के साथ वहां गई थी। मैंने उसे रास्ते में ही समझा दिया था कि अगर मैं 5 मिनट में कोठी से ना निकलूं तो वो मुझे बुलाने के लिए निसंकोच भीतर आ जाए। उसने ऐसा किया। नौबत ही ना आई, मैं ही भीतर ना गई। अच्छा, हाँ, पहले तो मैं कंपाउंड में ही दाखिल नहीं हो रही थी। पहले तो मैंने बाहर सड़क से ही आयरन गेट के पहलू में लगी कॉलबेल बजाई थी। उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया था, तो बहुत डरती झिझकती मैं भीतर दाखिल हुई थी। भीतर कोठी के प्रवेश द्वार पर भी घंटी थी। मैंने वो भी बजाई थी और दरवाजे को खुला पाकर उसे नाम लेकर भी पुकारा था, लेकिन नतीजा वही 0 निकला था। आपने कोठी के भीतर कदम नहीं रखा था? बिल्कुल भी नहीं। भीतर तो अंधेरा था। मुझे तो उस तन्हा और अंधेरी जगह में दाखिल होने के ख्याल से ही दहशत हो रही थी। फिर क्या? 1 आध मिनट और मैंने भीतर से किसी जवाब का इंतजार किया और फिर वापस लौट आई। कागजात का क्या हुआ? वो मैं वापस ले आई। वहां किसके सुपुर्द करके आती मैं उन्हें? ऐसे ही फेंक आती वहां? वो तो मुनासिब ना होता। एग्जैक्टली जैसे पिंकी ने आपको वहां देखा था, वैसे ही क्या आपको भी वहां कोई जानी पहचानी सूरत दिखाई दी थी? उसने इनकार में सिर हिलाया। फिर से तो झूठ नहीं बोल रही। उसने फिर इनकार में सिर हिलाया। कुल कितनी देर आप वहां थी? 4-5 मिनट। 1-2 मिनट बाहर आयरन गेट पर और 1-2 मिनट भीतर कोठी के प्रवेश द्वार पर। पहुंची कब थी आप वहां? 8:30 के बाद ही किसी वक्त पहुंची थी। आपका वो वाकिफकार टैक्सी ड्राइवर इस बात की तस्दीक करेगा कि आप कोठी के भीतर दाखिल नहीं हुई थी? वो हिचकिचाई। मैं अपलक उसकी ओर देखता रहा। फिर वह बोली, वो बात यह है कि मैं टैक्सी से शशिकांत की कोठी से थोड़ा परे उतरी थी। क्यों? मैं बोला, मुझे उसकी कोठी की कोई वाकफियत नहीं थी। सच पूछो तो मुझे उस इलाके की ही कोई वाकफियत नहीं थी। उसकी बाबत किसी से दरियाफ्त करने की नीयत से मैं टैक्सी से उतरी थी। तब मैंने पाया था कि जहां मैं खड़ी थी 10 नंबर कोठी उससे अगली ही थी। तब जरा से फासले के लिए मैंने टैक्सी में दोबारा बैठना जरूरी न समझा। आप वो जरा सा फासला पैदल तय करके आयरन गेट के सामने पहुंची? हाँ। ड्राइवर टैक्सी लेकर आपके पीछे वहां तक नहीं आया? नहीं, उसने तब भी टैक्सी आयरन गेट तक पहुंचाने की कोशिश न की जबकि आप भीतर गई थी न। कमाल है, जबकि उसे कोठी के भीतर चले आने की आपकी हिदायत थी। फौरन नहीं, 5 मिनट बाद। जाहिर है फौरन का मतलब तो ये होता कि वो आपके साथ ही भीतर जाता। वो खामोश रही। बहरहाल मैं बोला, वो टैक्सी ड्राइवर इस बात की तस्दीक नहीं कर सकता कि आप कोठी के मुख्य द्वार से ही वापस लौट आई थी या भीतर भी दाखिल हुई थी?
नहीं, नहीं कर सकता। दैट्स टू बैड। वाई? आप बड़ी आसानी से भीतर स्टडी में जाकर उसे शूट कर सकती थी और फिर कह सकती थी कि आपने तो कोठी में कदम ही नहीं रखा था, जैसा कि आप कह रही हैं। मैं क्या झूठ कह रही हूँ? वो तमक कर बोली। आप ही को मालूम हो। वो कुछ क्षण अपलक मुझे देखती रही और फिर बोली, पिंकी भी तो वहां थी। वो क्या कहती है इस बाबत? वो कहती है कि जब वो भीतर दाखिल हुई थी तो उसने शशिकांत को अपनी स्टडी में मरा पड़ा पाया था। तो फिर मैं उसकी कातिल कैसे हो सकती हूँ? नहीं हो सकती, बशर्ते कि वो भी आप ही की तरह। क्या मेरी तरह? झूठ ना बोल रही हो। वो क्यों झूठ बोलेगी? उसे तो शशिकांत या जिंदा मिला था या मुर्दा मिला था। अगर उसे मुर्दा मिला था तो वो कातिल कैसे हो सकती है? अगर उसे वो जिंदा मिला तो वो भला क्यों झूठ बोलकर जिंदा शख्स को मुर्दा बताएगी? कोई वजह तो दिखाई नहीं देती। मुर्दे को जिंदा बताती तो कुछ बात भी थी। मिस्टर कोहली, वो मुझे घूरते हुए बोली, आई डोंट अंडरस्टैंड यू। लगता है आप मुझे खामखा तपाने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी। मैं लाइन ही बदल लेता हूँ। पहले मिली तो हुई ही होंगी आप उससे, वरना आपको ये ना मालूम होता कि मैं उसका हमशक्ल हूँ। सिर्फ एक बार। वो बोली। खैतान ही उसे यहाँ मेरे ऑफिस में लाया था, क्लब की रेनोवेशन का प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए। सिर्फ एक मुलाकात के सदके आपने ये जान लिया कि शहर में उसकी रिप्यूट खराब थी। सिर्फ मुलाकात से नहीं जाना, कई सुनी सुनाई बातों से जाना, उसके नाइट क्लब के प्रोफेशन से जाना, इस बात से जाना कि वहां सरकारी तालाबंदी हुई थी और वो एकाएक खामोश हो गई। और मैं अपलक उसे देखता हुआ बोला, उससे अपनी रिश्तेदारी की वजह से जाना। रिश्तेदारी? उसके मुंह से निकला, करीबी, आपकी सगी बहन का छोटा देवर जो था, वो दिल्ली के टॉप के अंडरवर्ल्ड बॉस का सगा भाई जो था, वो फिर तनिक बदहवास हुई। मेरी बहन की मर्जी पर मेरा क्या जोर? फिर वो सख्ती से बोली, वो किससे शादी करती है? मैं आप पर कोई ब्लेम नहीं लगा रहा। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप शशिकांत से महज इसलिए ही वाकिफ नहीं थी क्योंकि वो आपका ताजा ताजा क्लाइंट बना था। आप ज्यादा वाकिफ इसलिए थी क्योंकि वो आपका रिश्तेदार था। सरासर गलत। मुझे अपनी बहन के पति से उसकी इतनी करीबी रिश्तेदारी की कोई खबर नहीं थी। ऐसी किसी रिश्तेदारी की मुझे खबर होती तो क्या मैं आज तक उससे सिर्फ एक बार मिली होती, और वो भी एक क्लाइंट के तौर पर? सही फरमाया आपने। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि किसी और जरिए से, किसी और वजह से आप उसके काबिले एतराज कैरेक्टर से वाकिफ हैं। वो खामोश रही। मैडम, ये ना भूलिए कि मैं आपके पति के लिए काम कर रहा हूँ। आप मेरे सवाल का माकूल जवाब नहीं देंगी तो यही सवाल मैं आपसे माथुर साहब के सामने पूछूंगा। मुझे यकीन है कि तब आप खामोश नहीं रह पाएंगी। तब खामोश रहने की जरूरत ही कहाँ रह जाएगी। वो धीरे से बोली, जो बात माथुर साहब को भी मालूम है उस बाबत मेरा खामोश रहना बेमानी होगा। सो देयर यू आर। मैं बताती हूँ। खाकसार सुन रहा है। ये शख्स शशिकांत कई दिनों से हमारे यहाँ फोन कर रहा था कि वो माथुर साहब से बात करना चाहता था। माथुर साहब तो यूं ऐरे गहरे लोगों से बात करते नहीं। उनका सेक्रेटरी नायर ऐसी कॉल से रिसीव करता है। वो पूछता था कि शशिकांत क्या क्या बात करना चाहता था, तो शशिकांत कुछ बताता नहीं था। कहता था बात ऐसी नहीं थी जो कि हर किसी के कानों में डाली जा सकती। कई सालों के बाद नायर ने माथुर साहब से बात की तो माथुर साहब ने बात करने से साफ इनकार कर दिया। नायर ने माथुर साहब का फैसला आगे शशिकांत को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन वो था कि फिर भी बाज ना आया। फोन करता ही रहा। फिर एक रोज उससे मैंने बात की। कब? 3 दिन पहले। मिस्टर कोहली, जो बात वो नायर को नहीं बताना चाहता था वो उसने मुझे बताई। क्या बात? मैं उत्सुक भाव से बोला कि वह उस घर का दामाद था। क्या? बोला कि नेपाल में पिंकी ने उससे शादी की थी। ये बात सच थी? पिंकी के अलावा हमारे पास तस्दीक का क्या जरिया था मिस्टर कोहली? उसी से सवाल किया गया। वो साफ मुकर गई। यानी कि आपके ख्याल से हो सकता है
कि शशिकांत सच बोल रहा हो। मिस्टर कोहली, वो लड़की कुछ भी कर सकती है। कोई काम, कोई हरकत उसके लिए नामुमकिन नहीं। शी इज क्वाइट कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, जस्ट एनीथिंग। ओह, क्या बोली वो? बोली कि शादी की बात सरासर झूठ थी। उसने ऐसी कोई शादी नहीं की थी। अलबत्ता काफी दबाव में उसने ये जरूर कबूल किया कि शशिकांत से वो पुराना वाकिफ थी और वही वो शख्स था सैर सपाटे और तफरीह की नीयत से मुंबई में अपनी सहेलियों को डिच करके जिसके साथ वो मुंबई से नेपाल गई थी, जहाँ की वो 20 दिन रही थी। हैरान न होइए, माथुर साहब ने खुद बताया था। ओह, बहरहाल पिंकी ने चिल्ला चिल्लाकर इस बात से इनकार किया कि नेपाल में उसने शशिकांत से शादी की थी। शशिकांत चाहता क्या था? वो चाहता था कि माथुर साहब सार्वजनिक रूप से उसे अपना दामाद तस्लीम करें और खूब धूमधाम के साथ पिंकी को उसके साथ विदा करें। माथुर साहब ऐसा करते? कभी भी ना करते। मरते मर जाते, ना करते। ठौर मरवा देते वो ऐसी ख्वाहिश करने वाले आदमी को, लाश का पता न लगने देते। पिंकी से ये जवाब तलबी माथुर साहब की मौजूदगी में हुई थी? नहीं, इस बाबत जो बातचीत उससे की गई थी वो सिर्फ मैंने की थी। आपने बाद में तो सब कुछ बताया होगा माथुर साहब को? नहीं बताया था। क्यों? वो डिस्टर्ब होते। आखिरकार तो ये बात माथुर साहब की जानकारी में आनी ही थी। अपने आप आती तो आ जाती। बहरहाल मैंने बताना ठीक नहीं समझा था। पिंकी से कोई सीधे बात हुई हो उनकी? किस लिए? उन्हें तो असल मसले की भनक तक नहीं थी। जब पिंकी शादी से इनकार करती थी तो शशिकांत कैसे साबित कर सकता था कि वो शादी हुई थी? कहता था उसके पास शादी का सबूत था, पक्का सबूत। क्या? उसके पास शादी की वीडियो फिल्म थी जो कि वो माथुर साहब को, सिर्फ माथुर साहब को दिखाना चाहता था। वीडियो फिल्म? तुरंत मेरा ध्यान अपनी जेब में मौजूद वीडियो कैसेट की ओर गया। मुझे बहुत जरूरी लगने लगा कि मैं जल्द से जल्द उस फिल्म को मुकम्मल देखूं। मिस्टर कोहली, सुधा कह रही थी। मुझे साफ लफ्जों में तो नहीं कहा था उसने, लेकिन मुझे लगा था कि असल में वो उस कैसेट का ही माथुर साहब से कोई सौदा करना चाहता था। वो पिंकी को क्लेम करने का उतना ख्वाहिशमंद नहीं लगता था जितना कि माथुर साहब से कैसेट के बारे में बात करने का। ब्लैकमेल? मुझे भी कुछ ऐसा ही एहसास हुआ था। इस बाबत न सिर्फ वो माथुर साहब से बात करना चाहता था, जल्दी से जल्दी बात करना चाहता था, और बात करने की जल्दी भी पता नहीं क्यों उसे एकाएक हो गई थी। वजह मुझे मालूम थी। अपनी जगह मेरी लाश छोड़कर वो हिंदुस्तान से कूच जो कर जाने वाला था। शशिकांत वीडियो कैसेट के जरिए अपना क्लेम साबित करने में कामयाब हो जाता तो आपकी क्या राय है? माथुर साहब उसकी ब्लैकमेलिंग की डिमांड के आगे झुक जाते? झुकना माथुर साहब के कैरेक्टर से मेल नहीं खाता। यानी कि वो अपनी बेटी को उसके हाल पर छोड़ देते? ऐसा तो वो हरगिज न करते। उन्हें पिंकी से बहुत प्यार है, दिलो जान से चाहते हैं वो पिंकी को। फिर कैसे बात बनती? क्या पता कैसे बनती, कुछ तो वो करते ही। माथुर साहब कल शाम घर पर थे? ये भी कोई पूछने की बात है? हमेशा होते हैं। हमेशा? मेरा मतलब है अपने हैंडीकैप की वजह से रेयरली ही वो कहीं जाते हैं। बहुत कम, बहुत ही कम उनका कहीं आना जाना होता है। यूं जाते हैं तो कैसे जाते हैं? अपने आप, अकेले? नहीं, साथ मैं होती हूँ या मनोज होता है, दो आर्डरली होते हैं। कहीं अकेले कभी नहीं जाते। अकेले क्यों जाएंगे? जरूरत क्या है? जवाब दीजिए, जाते हैं या नहीं? नहीं। चाहे तो जा सकते हैं। जब कभी गए नहीं तो? चाहे तो, मैंने जिद की। जा सकते हैं? नहीं। पक्की बात? हाँ। आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कल शाम माथुर साहब की तबीयत ठीक नहीं थी। ये बात आपके बोले झूठ का ही हिस्सा थी या वाकई तबीयत ठीक नहीं थी? वाकई तबीयत ठीक नहीं थी। कल वो 8 बजे से भी पहले बिस्तर के हवाले हो गए थे। मैंने खुद उन्हें सिडेटिव दिया था ताकि वो आराम की नींद सो सकें। फिर उनके पास आपकी हाजिरी तो क्या जरूरी रह गई होगी? जाहिर है फिर तो उन्हें इस बात की खबर नहीं लगी होगी कि आप कल शाम घर से बाहर गई थी। हाँ, अब क्योंकि आप खुद घर से बाहर थी इसलिए आपको क्या खबर लगी होगी कि वो पीछे घर पर ही थे या कहीं चले गए थे? टाट टाक नॉनसेंस।
वो सेडेटिव के असर में थे। वो आपने अपनी आंखों से उन्हें गोली खाते देखा था? अपनी आंखों से उन्हें गोली हाथ से मुंह में हस्तांतरित करते देखा था? इतना ध्यान कौन करता है? मैंने तो उन्हें गोली थमाई थी, पानी का गिलास थमाया था और फिर बेडरूम की फालतू बत्तियां बुझाने लगी और खिड़कियों के पर्दे ठीक करने लगी थी। यानी कि वो चाहते तो गोली खाए बिना गोली खाली होने का बहाना कर सकते थे, लेकिन उन्हें जरूरत क्या थी वैसा करने की? उन्हें सेडेटिव आपने खैतान की फोन कॉल आने से पहले दिया था या बाद में? बाद में। उन्हें खैतान की फोन कॉल की खबर लगी होगी, घंटी तो जरूर सुनी होगी, आखिर बगल का ही तो कमरा है उनका। कॉल से निपटते ही आप उन्हें सेडेटिव देने पहुंच गई? हाँ। उन्होंने पूछा था कॉल किसकी थी? नहीं। वो आप पर शक करते हैं? हर उम्रदराज हस्बैंड अपनी नौजवान बीवी पर शक करता है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि माथुर साहब सेडेटिव की गोली न खाकर पहले नींद का बहाना करने लगे होंगे और फिर मेरे कोठी से निकलने के बाद व्हील चेयर पर सवार होकर मेरे पीछे लग गए होंगे, तो जरूर आपका दिमाग खराब है। कोठी से निकलने के बाद मैं अपनी ही झोंक में बोलता रहा। आपको अपने वाकिफ कार ड्राइवर वाली टैक्सी तलाश करने में कितना टाइम लगा था? मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा, पूरे 10 मिनट, बल्कि उससे भी ज्यादा। फ्लैग स्टाफ रोड से मेटकाफ रोड का फासला तो कुछ खास नहीं है। 5 मिनट में टैक्सी पहुंच गई होगी वहां रात के वक्त। हाँ, पहुंची आप 8:30 के बाद वहां। मिस्टर कोहली, फॉर गॉड सेक कम क्लीन, क्या कहना चाहते हो? यही कि माथुर साहब के पास मेटकाफ रोड जाकर लौट आने के लिए बहुतेरा वक्त था। ब्रेवो, वो व्यंगपूर्ण स्वर में बोली। माथुर साहब मिल्खा सिंह है ना, जो वो लपक कर वहां पहुंचे, वहां शशिकांत पर गोलियां बरसाई और लपक कर वापस लौट आए। फाइन डिटेक्टिव यू आर मिस्टर कोहली। मैं बहुत धृष्टता से मुस्कुराया। अभी आप खुद कह रहे हैं कि मरने वाले पर जो 6 गोलियां चलाई गई थी, उनमें से सिर्फ 1 उसको लगी थी और बाकी 5 इधर उधर छिटक गई थी। मिस्टर कोहली, वो गोलियां अगर माथुर साहब ने चलाई होती तो 6 की 6 मरने वाले की छाती में धंसी पाई गई होती। बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं आप। मेरी बात को ठीक मानते हैं, फिर भी ऐसी वाहियात बात कह रहे हैं कि कत्ल माथुर साहब ने किया हो सकता है। आई एम सॉरी, आई एम टेरिबली सॉरी मैडम। वो क्या है कि कभी कभी मुझे खुद पता नहीं लगता कि मैं क्या कर रहा हूँ। आई एम सॉरी ऑल ओवर अगेन। उसने संदिग्ध भाव से मेरी तरफ देखा। तो फिर अब मैंने उठने का उपक्रम किया। इजाजत चाहता हूँ। 1 मिनट रुकिए। मैं फिर कुर्सी पर पसर गया और प्रश्न सूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखने लगा। एक बात सच सच बताइएगा मिस्टर कोहली, वो बहुत धीमे किंतु निहायत संजीदा स्वर में बोली। पूछिए। मैं भी पूरी तरह संजीदगी से बोला। क्या वाकई माथुर साहब ने आपकी सेवाएं ये मालूम करने के लिए प्राप्त की हैं कि किसी फैमिली मेंबर का तो कत्ल में दखल नहीं? और क्या वजह होगी? आप बताइए, आप ही बताइए। कहीं उन्होंने आपको मेरे पीछे तो नहीं लगाया? मैं हंसा। हंसिए मत, जवाब दीजिए। आपको अपने पति से ऐसी उम्मीद है तो नहीं, लेकिन क्या पता लगता है किसी के मिजाज का। अगर वह ऐसा कोई कदम उठाएं तो कोई नतीजा हासिल होगा। वह कुछ क्षण खामोश रही, फिर उसने इनकार में सिर हिलाया। फिर क्या बात है? मैं उठता हुआ बोला। आप खातिर जमा रखिए मैडम, ऐसी कोई बात नहीं। डू आई हैव योर वर्ड फॉर इट? वो भी उठती हुई बोली। यस यू डू। मैंने वहां से विदा ली। तो दोस्तों, सुरेंद्र मोहन पाठक जी के उपन्यास आखिरी मकसद का 3रा एपिसोड यहीं पर विराम लेता है। इसके पश्चात आपसे पुनः भेंट होगी इसी उपन्यास के 4थे एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना ख्याल अवश्य रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।